अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1921 से 1925। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1921। चंद्रमा की स्मृति 5 रक्त के कण तुरंत और बिना किसी प्रतिरोध के एक बड़े रक्तकण में विलीन हो गए। जब उन्हें बचाए रखने वाली गहन ऊर्जा समाप्त हो गई तो वे हरी घास पर बिखरने से पहले धीरे धीरे जमीन की ओर गिरे। बहुत देर तक ज़िया क्विंग्यू अपने चेहरे पर एक चकित, अनफोकसित नजर के साथ वहीं खड़ी रही। ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा उसके शरीर से पूरी तरह निकल गई हो। युनचे खुद भी लगभग स्तब्ध था। यहाँ क्या हो रहा है? न केवल वह बाधा जिसे सीधे वंशज को छोड़कर सभी को रोकना चाहिए था, ज़िया क्विंग्यू पर काम नहीं किया, बल्कि उसका खून भी युविया के खून के साथ पूरी तरह से विलीन हो गया था। इसका मतलब केवल यही हो सकता है। मैं क्या सोच रहा हूँ? ये बिल्कुल असंभव है। ज़िया क्विंग्यू के जन्म पिता निस्संदेह ज़िया हुनई हैं। यू वगो तब भी कुंवारी थी जब ज़िया हुनई ने उसे पाया था। इसके अलावा यह उनके तीसरे वर्ष में ही था कि उनके पास ज़िया क्विंग्यू था। ज़िया क्विंग्यू के लिए यू गुया की बेटी होना बिल्कुल असंभव था। तो क्या ज़िया हुनई ने झूठ बोला था? जब उसे यू वगो मिला तो क्या वह पहले से ही गर्भवती थी? इसका मतलब और भी कम निकलता है। ज़िया हुनई और यू वगो ने दूसरे वर्ष के दौरान शादी की थी, तीसरे वर्ष के दौरान ज़िया क्विंग्यू की कल्पना की थी और चौथे के दौरान ज़िया युवानबा की कल्पना की थी। पूरे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी को इसके बारे में पता था। वे शायद एक व्यक्ति या 10 को, बल्कि पूरे शहर को मूर्ख बनाने में सफल रहे होंगे। असंभव। इसी क्षण युनचे को वह संदेह याद आया जो चिबुयाओ ने कुछ समय पहले उसे व्यक्त किया था। वह ज़िया क्विंग्यू की मौत के प्रति बहुत उदासीन था। ज़िया युवानबा अत्याचारी सम्राट की दिव्य नसों का वाहक और दृढ़ दिमाग है, फिर भी वह खबर सुनने के बाद मुश्किल से अपने दर्द को नियंत्रित कर सकता है। दूसरी ओर ज़िया हुनई से मुझे केवल दर्द की झलक महसूस हुई। सच तो यह है कि मुझे उससे अधिक सदमा और दया महसूस हुई। जब कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी की बेटी की मृत्यु के बारे में सुनता है तो उसकी प्रतिक्रिया कैसी होती है? आप एक पिता हैं और आपके नाम पर केवल एक बेटी है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया कितनी असामान्य थी। वह कोई गहरा मूर्ख या निर्दयी शासक नहीं है, लेकिन वह स्वभाव से भावनात्मक रूप से अलग हो सकता है। वैसे भी यह एकमात्र अन्य संभावना है जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ। ऐसे लोग मौजूद हैं, जैसे कोई व्यक्ति बिना हाथ या पैर के पैदा होता है। कुछ लोग उन 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं के बिना पैदा होते हैं जो हम सभी को प्रेरित करती हैं। हालांकि यू वगो की मौत के प्रति उनकी अत्यधिक प्रतिक्रिया ने इसका पूरी तरह से खंडन किया, जो हमें इस सवाल पर वापस लाता है, एक भावुक आदमी अपनी बेटी की मौत पर इतनी शांत और तर्कसंगत प्रतिक्रिया क्यों दे रहा है? वहाँ बमुश्किल कोई दुख था। क्या आपको अभी भी याद है कि ज़िया क्विंग्यू को गहन तरीके से खेती करने का जुनून क्यों था? हाँ, संक्षेप में, वह अपनी मां को ढूंढना चाहती थी और अपने परिवार को फिर से एकजुट करना चाहती थी। ये सही है। चू यूचेन ने मुझसे भी यही बात कही। इससे हमें पता चलता है कि वह एक ऐसी महिला थी जो पारिवारिक संबंधों को गहराई से महत्व देती थी। कम से कम वह ऐसी व्यक्ति थी जिसने एक ऐसी मां की तलाश करने के लिए अपना सब कुछ दे दिया जिसे वह बमुश्किल याद करती थी। तो एक महिला जो प्यार और पारिवारिक बंधनों को इतना महत्व देती है। आपसे शादी करने और फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस की यात्रा करने के बाद एक बार भी अपने पिता से मिलने क्यों नहीं गई? युनचे ने तब उदासीनता का दिखावा किया था, लेकिन वह उतना उदासीन नहीं था जितना वह दिखता था। आज उसके शब्द उसकी यादों से बाहर आ गए थे और उसके सामने के दृश्य के साथ मिलकर पूरी तरह से असमंजस की स्थिति में आ गए थे। जब ज़िया हुनई ने ज़िया क्विंग्यू की मृत्यु के बारे में सुना तो उसने असामान्य रूप से उदासीन व्यवहार किया। यू गुया एक देव सम्राट होने के बावजूद व्यक्तिगत रूप से निचले क्षेत्र के नागरिक ज़िया क्विंग्यू के सामने प्रकट हुए थे। अगर उसे इसके लिए कोई स्पष्टीकरण देना पड़े
उदासीनता इसलिए थी क्योंकि वे रक्त संबंधी नहीं थे, और गहरा आकर्षण इसलिए था क्योंकि वे आपस में जुड़े हुए थे। तथापि भले ही जिया हुनई जिया क्विंग्यू के जन्म के पिता नहीं थे, फिर भी वे 16 वर्षों तक एक ही छत के नीचे रहे थे। ये कैसे संभव था कि वे एक दूसरे के प्रति इतने उदासीन थे कि यह लगभग अजनबी होने की हद तक पहुंच गया था। यहाँ पर क्या हो रहा था? विरोधाभास कहाँ था? क्या जिया हुनई ने एक ऐसा झूठ बुना जिससे सभी को मूर्ख बनाया गया? या क्या दो खूनों का मिलन, जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल असंगत होना चाहिए, महज एक संयोग था? जिया क्विंग्यू ने उनसे इस बारे में कभी बात नहीं की थी। स्वाभाविक रूप से उसे नहीं पता था कि वह अब तक इस तरह बोझ ढो रही थी। इसी क्षण यू वगो ने अपनी आंखें खोली। ये लगभग ऐसा था मानो उसने अपनी बेटी की परेशानी को महसूस कर लिया हो। उसने खुद को धक्का देकर बैठाया और देखा कि उसकी बेटी बिना सोचे समझे सामने की ओर देख रही थी। उसने अपने जागने या उठने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। क्विंग्यू, उसने धीरे से पुकारा। जिया क्विंग्यू को झटका लगा और वह अंततः अपने आप में लौट आई। हालांकि उसकी आंखों में अभी भी थोड़ी धुंध थी। क्या गलत? यू वगो ने अपनी बेटी की असामान्य प्रतिक्रिया को देखने के बाद चिंतित होकर पूछा। क्या आप उसके प्रस्ताव के बारे में सोच रहे थे? जिया क्विंग्यू ने अपना सिर हिलाया। वह अपनी माँ के पास बैठ गई और उसकी आंखों में देखती रही। थोड़ी देर बाद उसने अंततः बहुत धीमी आवाज में पूछा, माँ, क्या आप पिताजी से मिलने से पहले वरिष्ठ भगवान सम्राट के साथ सोई थी? बिल्कुल नहीं, यू वगो ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाने से पहले बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। गोया हमारी शादी की रात तक सब कुछ छोड़ना चाहती थी। उनके शब्दों में, वह तब तक मेरा नाम खराब करने को तैयार नहीं थे। मैंने तुम्हें ये बहुत समय पहले बताया था, है ना? आप इसे दोबारा क्यों उठा रहे हैं? यू वगो के जवाब ने उसकी आंखों में धुंध को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया। अभी भी अपनी माँ की आंखों में देखते हुए वह लगभग अनजाने में बड़बड़ाई, सच में? एक बार भी नहीं। असामान्य प्रतिक्रिया ने स्पष्ट रूप से यू वगो को चौंका दिया। फिर उसे एक एहसास हुआ। उसकी अभिव्यक्ति एक ही समय में घबराई हुई और दर्दनाक दोनों हो गई। उसने अपनी बेटी के हाथों को कसकर पकड़ लिया और आग्रहपूर्ण स्वर में कहा, कृपया विश्वास करो माँ किंग्यू। मैं कभी नहीं, मैं उनके साथ कभी नहीं सोया, अब नहीं, और इससे पहले कि मैं तुम्हारे पिता को जानता था, निश्चित रूप से नहीं, कभी नहीं। यू वगो की अचानक अव्यवस्थित आभा और बेहद दुखद आवाज ने आखिरकार जिया क्विंग्यू को पूरी तरह से दुनिया में वापस ला दिया। उसी समय उसे एहसास हुआ कि उसने अपने शब्दों से अपनी माँ को कितना गहरा घायल कर दिया था। माँ, नहीं, वह, मेरा मतलब यह नहीं था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। क्विंग्यू, यू वगो ने अपनी आवाज में फिर से सौम्यता लाने की कोशिश करते हुए आंसू बहाए। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे पिता, तुम्हें और युवानबा को निराश किया है। उस दिन आप सभी को त्यागने के कारण मैं पत्नी या माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ। नहीं, बस ऐसा नहीं है। जिया क्विंग्यू ने अपनी पूरी ताकत से अपना सिर हिलाया। उसकी पहले की घबराहट और आत्मदोष में बदल गई थी। यू वगो ने अपनी बेटी को आंसुओं से सने गालों के साथ देखा। स्वर्ग ने पहले ही एक बार मुझ पर दया की है और मुझे और मेरी बड़ी हो चुकी बेटी को एकजुट किया है, और यह सोचने के लिए कि मैं और अधिक मांगने का साहस करता हूँ। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं अपनी स्वार्थी इच्छाओं में इतना डूब गया था कि मैं पूरी तरह से भूल गया कि इससे आपको क्या नुकसान होगा। किंग्यू, मुझे इस जीवन में कोई पछतावा नहीं बचा है, क्योंकि स्वर्ग ने मुझे पिछले कुछ वर्षों से आपकी कंपनी का आनंद लेने की अनुमति दी है। यू वगो ने अपनी बेटी के गाल को धीरे से सहलाया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी भी ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा जो तुम नहीं करना चाहते। ठीक वैसे ही मैं वह चीज कभी नहीं होने दूंगा जो आप नहीं चाहते कि घटित हो। माँ, आपने ये सब गलत समझा। ये सचमुच महज एक गलत फहमी है। जिया क्विंग्यू ने अपनी माँ के कंधों को पकड़ने और उसकी आंखों में देखने से पहले फिर से अपना सिर हिलाया। मेरी बात सुनो, माँ।
आपने किसी को निराश नहीं किया। आपके पूरे जीवन में किसी ने तो बिल्कुल भी गलत नहीं किया। चाहे आप हो पिताजी या वरिष्ठ देव सम्राट, आप सभी निर्दोष पीड़ित हैं। ये खलनायक ही है जिसने आपको चोट पहुंचाई है। फिर दोषी कौन है? उसने अपनी माँ के जीवन में आई भयानक त्रासदी को देखा और महसूस किया था। वह अपने दिल पर भारी पड़ने वाले असंख्य घावों, पछतावे और दर्द के बारे में भी जानती थी। उसकी माँ अत्यधिक संवेदनशील और नाजुक हो गई थी इस भी बोझों से, और उसने अपने विचारहीन बड़बड़ाहट से उसे एक गंभीर झटका दिया था। उसकी माँ के गालों से टपकने वाला हर आंसू उसकी आत्मा पर फूट पड़ा था। उसकी माँ की घबराहट, छटपटाहट, अपनी बेटी को चोट पहुंचाने के विचार से पूरी तरह भयभीत होना, और उसके बाद के शब्द जो एक दुष्ट शपथ भी हो सकते हैं, इन सभी ने ज़िया क्विंग्यू को एहसास कराया कि उसकी पिछली जिद कितनी स्वार्थी थी। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। उसने आगे बढ़ने से पहले अपनी माँ के चेहरे पर आंसुओं के दाग पोंछे। मैंने अपना मन बदल लिया है। मैंने वरिष्ठ भगवान सम्राट के प्रस्ताव को स्वीकार करने का फैसला किया है। हालांकि यू वगो न केवल अपनी बेटी के उत्तर से सांत्वना पाती देखी, बल्कि उसने अनजाने में अपने हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और तुरंत कहा, किंग्यू, मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हें अपने आप को कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करना है जो तुम नहीं करना चाहते, मेरे जैसे किसी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मैं खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूँ, और मैं निश्चित रूप से नहीं कर रहा हूँ। बस इसे माँ के लिए कर रहा हूँ। ज़िया क्विंग्यू ने अपना सिर हिलाया और अपनी अश्रुपूर्ण मुस्कान के साथ जवाब दिया। ये सिर्फ इतना है कि वरिष्ठ भगवान सम्राट सही थे। पर्याप्त शक्ति के बिना मेरी विशेष प्रतिभाएं और स्वर्ग से उपहार मुझे केवल अंतहीन कष्ट ही पहुंचाएंगे। N over 1v1N। मुझे अभी भी इस बारे में कोई अंदाजा नहीं है कि एक देव सम्राट के सिंहासन का वास्तव में क्या अर्थ है, लेकिन मुझे पता है कि चंद्रमा देवता की दिव्य शक्ति इस समय दुनिया में उपलब्ध सर्वोच्च शक्तियों में से एक है। ये कुछ ऐसा है जिसे एक सामान्य व्यक्ति हजारों जन्मों में प्राप्त करने की उम्मीद नहीं कर सकता है, और फिर भी यह मुझे चांदी की थाली में पेश किया गया था। ये स्वर्ग से मिला एक बेहतर उपहार है और बिल्कुल वही जिसकी मुझे जरूरत है। बस मेरे पास इसे अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू वगो ने ज़िया क्विंग्यू की आंखों को करीब से देखा, ये देखने के लिए कि क्या वह खुद के साथ जबरदस्ती कर रही है। क्या आप सचमुच ऐसा सोचते हैं? एमेन। ज़िया क्विंग्यू ने सिर हिलाया। मैं जानता हूँ कि आपके मन में हमारे प्रति हमेशा गहरा अफसोस रहा है। मैं जानता हूँ कि आप मुझे थोड़ी सी भी शिकायत या नुकसान सहते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि आपने वास्तव में कुछ भी गलत नहीं किया है या किसी को निराश नहीं किया है, माँ। आपने हमें इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि आप हृदयहीन थे, बल्कि इसलिए कि भाग्य एक क्रूर स्वामिनी है। हम सभी में से कोई भी ऐसा नहीं था जो आपसे अधिक आहत हुआ हो। इसके अलावा आपके जाने से पहले आपका और पिताजी का उचित तलाक हो चुका था। एक स्वतंत्र महिला के रूप में ये पूरी तरह से आप पर निर्भर है कि आप जिससे शादी करना चाहती हैं उसे चुनें। आपको अपने ही दोषी विवेक द्वारा बंधक बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है। ज़िया क्विंग्यू की मुस्कान थोड़ी नर्म हो गई। जहाँ तक मेरी बात है, तुम्हें निश्चित रूप से मुझ पर कुछ भी बकाया नहीं है। मैं आपकी बेटी हूँ। हो सकता है आपने मुझे पाला ना हो, लेकिन फिर भी आपने मुझे जन्म दिया है। जब मैं छोटा था तो मैं आपके लिए कुछ भी करने में सक्षम नहीं था, इसलिए मुझे आपके जीवन की सबसे बड़ी इच्छाओं में से एक को पूरा करने में मदद करने में असीम खुशी होगी। यू वगो की नजर में बांध पूरी तरह से टूट गया। क्विंग्यू, मेरी बेटी। यू वगो ने ज़िया क्विंग्यू को कसकर गले लगाया। वह अभी भी ये तय नहीं कर पाई कि उसकी बेटी दिल से बोल रही थी या सिर्फ समझौता कर रही थी, लेकिन पहली बार उसे सचमुच महसूस हुआ कि वह बिना किसी पछतावे के परलोक में जा सकती है। क्या आप वास्तव में इस प्रस्ताव पर पहुंचे हैं? अगले दिन ज़िया क्विंग्यू का जवाब सुनकर यूविया खुशी से भर उठी। वह स्वयं इस बात से आश्चर्यचकित था कि उसे कितनी खुशी और राहत महसूस हुई।
हाँ, ज़िया क्विंग्यू ने गंभीरता से सिर हिलाया। वह इतनी शांत लग रही थी कि यहाँ तक कि एक देव सम्राट युगुया भी बाकियों की तुलना में अलग दिखने वाली किसी विशेष भावना को नहीं समझ सका। हालांकि मेरे 2 अनुरोध हैं। ठीक है, युगुया ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। बोलना। पहले ज़िया क्विंग्यू की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई क्योंकि उसने विराम लिया। किसी कारणवश उसकी निगाहें भी कुछ टेढ़ी मेढ़ी लग रही थीं। मैं औपचारिक रूप से वरिष्ठ की दत्तक बेटी बनना चाहूंगी। युगुया इस अनुरोध से आश्चर्यचकित दिखे, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए तुरंत अपना सिर हिला दिया। आप मुझे कम मानते हैं, किंग्यू। तुम वगौ की बेटी हो, इसलिए मैं तुम्हारे प्रति कभी भी कोई वासनापूर्ण इरादा नहीं रखूंगा। आपका बीमा अनावश्यक है। वह सोचा कि ज़िया क्विंग्यू ने खुद को उससे बचाने के लिए गोद लेने का अनुरोध किया था। आपने मुझे गलत समझा है, सीनियर। हालांकि ज़िया क्विंग्यू की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह शांत रही और उसकी नजर आकाश में दिव्य चंद्रमा की तरह शुद्ध थी। मेरे और मेरी माँ के लिए वरिष्ठों का उपकार पहाड़ों जितना भारी है। मेरा अनुरोध पूरी तरह से व्यक्तिगत है। मुझे एहसास है कि मेरे जैसी विनम्र और गुणहीन महिला के लिए यह अनुरोध काफी अपमानजनक है, लेकिन अगर वरिष्ठ इसे स्वीकार करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। उसकी गंभीरता और उसकी आवाज में हल्की सी कपकपी ने न केवल युगुया को बल्कि युवगो को भी स्तब्ध कर दिया। ठीक है, ठीक है। जब युगुया ने पहली बार ठीक कहा तो उसने जोर से सिर हिलाया, और जब उसने दूसरी बार कहा तो वह एक विस्तृत मुस्कान के साथ मुस्कुराया। हालांकि अभी नहीं। यदि तुम्हें मेरी दत्तक पुत्री बनना है तो हमें इसका जश्न मनाने के लिए एक भव्य समारोह आयोजित करना होगा। शायद ऐसा नहीं जिसके लिए पूरे ईश्वर क्षेत्र में निमंत्रण भेजने की आवश्यकता हो, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा निमंत्रण जिसे पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में याद किया जाएगा। हा 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 हा, वह हंसा और फिर आश्चर्यचकित हुआ कि उसे कितना आनंद महसूस हुआ। ज़िया क्विंग्यू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। काफी देर बाद उसने आगे कहा, जहां तक मेरे अगले अनुरोध की बात है, कृपया मुझे बताएं कि मेरी माँ को इतनी बुरी तरह चोट पहुंचाने वाला कौन था, सीनियर। उनके दिवंगत पति, उसका संप्रदाय, उसकी मातृभूमि। हर बार वह उनके भाग्य को बदलने के लिए दुखी और शक्तिहीन हो गई थी। हालांकि इस बार वह असफल नहीं होंगी। ऐसा कहा जाता था कि अपनी माँ को नुकसान पहुंचाने का अपराध स्वर्ग को नुकसान पहुंचाने के अपराध से भी बड़ा है। जब उसकी माँ का निधन हो जाता है और चंद्रमा भगवान की दिव्य शक्ति उसकी रगों में बहती है, प्रतिशोध ही उसके जीवन का एकमात्र सार्थक लक्ष्य होगा। लेखक का नोट: रक्त मिलाकर किसी के रक्त संबंधों की पुष्टि करने की प्राचीन पद्धति बिल्कुल अवैज्ञानिक और पूरी तरह से काल्पनिक है। इसे सुसमाचार के रूप में न लें। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1922 चंद्रमा की स्मृति 6 ज़िया क्विंग्यू के दूसरे अनुरोध ने युगुया की हंसी को मार डाला। मत करो, उसे मत बताओ। इससे पहले कि युगुया कुछ कह पाती, युवगो घबराहट में बोल पड़ी। युगुया ने ज़िया क्विंग्यू की ओर वापस लौटने से पहले अपने जीवन के प्यार पर सांत्वना भरी नजर डाली। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं। क्यों? ज़िया क्विंग्यू ने पूछा। युगुया ने अपने सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं खुद से ज्यादा वगु से प्यार करता हूँ। आपको क्या लगता है कि जैसे ही मुझे मास्टरमाइंड की पहचान पता चल गई, मैंने क्या किया होगा? ज़िया क्विंग्यू, आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। मैं उस कुतिया को ढूंढ लेता और अपने ही हाथों से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। युगुया की आवाज शांत रही, लेकिन वाक्य का उत्तरार्ध हल्के से दांत पीसते हुए कहा गया। या कम से कम, मैं चाहता हूँ। वास्तव में, मैंने वगो के लिए प्रतिशोध का दावा नहीं किया है, भले ही इतने साल हो गए हों। तुम क्यों सोचते हो कि ऐसा है? एक लंबी, दमघोंटू चुप्पी के बाद ज़िया क्विंग्यू ने अंततः उत्तर दिया, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मास्टरमाइंड कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे आप भी नहीं हरा सकते, वरिष्ठ। ये सही है। गुरुत्वाकर्षण युगुया की आंखों और आवाज दोनों में प्रवेश कर गया।
खलनायक के पास अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली पृष्ठभूमि और समर्थन है। उसकी ताकत और स्थिति सर्वोत्तम में से एक है, लेकिन उसके पास एक चालाक और क्रूर दिमाग भी है। अच्छा, बुरा, सही और गलत शब्द उसके शब्दकोश में मौजूद नहीं है, केवल रुचि है। उसने न केवल आपकी मां को चोट पहुंचाई, बल्कि उसने मुझे ये सोचकर गुमराह किया कि स्टार गॉडरियलम प्राथमिक संदिग्ध था। मैं गुस्से से भर गया था और मामले की उतनी अच्छी तरह जांच नहीं की जितनी मुझे करनी चाहिए थी। इसलिए मैंने एक गंभीर गलती की जिससे मून गॉड ड्रीम और स्टार गॉड ड्रीम के बीच बिगड़ते रिश्ते और भी खराब हो गए। बिल्कुल वैसा ही जैसा मास्टरमाइंड चाहता था। ये कहते हुए यूगुया ने बिना आवाज के अपनी मुट्ठियां भींच लीं। प्रेक्षक युनचे ठीक ठीक जानता था कि वह किस बारे में बात कर रहा था। यूगुया ने सोचा था कि युवगो पर हमले के पीछे जिंगजियो को उनका हाथ था, इसलिए उसने स्टार गॉड सम्राट के साथ भी वही काम करके जवाबी कार्रवाई की। उसने जिंगजुएकोंग की सबसे प्रिय उपपत्नी माँ का अपहरण कर लिया था, स्वर्गीय वुल्फ स्टार भगवान जिसु और जैस्मीन की, और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया। यूगुया की बाद में जैस्मीन के हाथों मृत्यु हो गई, इसलिए कोई कह सकता है कि जैस्मीन को वह प्रतिशोध मिला जिसकी वह हकदार थी। हालांकि जिया क्विंग्यू के परिवार और जैस्मीन के परिवार दोनों के पीछे की त्रासदियों के लिए कियाने यंग रा को वास्तव में दोषी ठहराया जाना था। वह ऐसी व्यक्ति है जिसे मैं भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर आपको अभी उसके बारे में पता भी चले तो आप क्या कर सकते हैं? यूगुया ने गंभीरता से कहा। इसके अलावा आपकी साधना, आपकी चालाकी, आपका अनुभव और आपके तरीके, आपके और उसके बीच स्वर्ग और पृथ्वी की कई परतें हैं। अगर मैं आपको उसकी पहचान बता दूं, तो आपके सामने एक स्पष्ट लेकिन अछूता लक्ष्य होगा। आप नफरत से भर जाएंगे, लेकिन आप इसे कभी बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ये केवल आपका ध्यान नष्ट करेगा, आपकी साधना को बाधित करेगा और आपको प्रतिशोध के मार्ग पर और भी अधिक वापस ले जाएगा। चिंता मत करो, जब तुम विरासत में मिल जाओगे और मेरी शक्ति के अनुकूल हो जाओगे तो मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें सच बताऊंगा। उसने अपनी आंखों में गहरी उम्मीद के साथ जिया क्विंग्यू को देखा। आप हॉट ऑफ स्नो ग्लेज्ड ग्लास और 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी के वाहक हैं, इसलिए इससे पहले कि आप उससे आगे निकल जाएं, ये केवल समय की बात है। अपना सिर नीचा रखें, अपनी ताकत इकट्ठा करें और एक दिन आप हम सभी से प्रतिशोध लेने में सक्षम होंगे। जिया क्विंग्यू को वह उत्तर नहीं मिला जो वह चाहती थी, लेकिन उसने गहराई से सिर हिलाया और आगे कोई प्रश्न नहीं पूछा। इस बिंदु पर यूचे को धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि यूगुया ने पर्पल तोरण दिव्य शक्ति को जिया क्विंग्यू को नहीं दिया था। एक बात ऐसी भी थी जो उन्हें बहुत परेशान करती थी। जिया क्विंग्यू और यूगुया का खून पूरी तरह से क्यों मिल गया? समय रेखा बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी, और यूवगो ने स्वयं स्पष्ट रूप से कहा था कि वह और यूगुया एक साथ नहीं सोए थे। क्या ये सचमुच सिर्फ एक गलती थी? फिर दूसरे स्थान पर कब क्या आप जिया क्विंग्यू को राजगद्दी सौंपने की योजना बना रहे हैं? भगवान सम्राट, क्या आप पागल हो गए हैं? गोल्डन मून गॉड यूगुजी इतने चिंतित थे कि उन्होंने खुद को रोकने से पहले ही आपत्तिजनक शब्द बोल दिए। यूगुया ने कहा, मैंने इस बारे में काफी देर तक सोचा है। हालांकि मून गॉड एम्प्रेस की उपाधि से उन्हें वह प्रतिष्ठा मिलेगी जिसकी उन्हें जरूरत है, फिर भी उन्हें काफी प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता होगी, वूजी। काफी प्रतिरोध, ये वर्णन करना भी शुरू नहीं करता है कि यह कितना कठिन होगा। यूगुजी पूरी तरह हैरान होकर यूगुया के सामने आई। जिया क्विंग्यू हॉट ऑफ स्नो ग्लेज्ड ग्लास और 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी का वाहक है। मुझे आपको पर्पल पाइलॉन डिवाइन पावर के उत्तराधिकारी के रूप में चुनने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भगवान सम्राट का सिंहासन, ये तो मैं न तो समझ सकता हूँ और न ही स्वीकार कर सकता हूँ। समझना इतना कठिन क्या है? यूगुया ने प्रतिवाद किया। हॉट ऑफ स्नो ग्लेज्ड ग्लास के पिछले धारक ने ही अनंत स्वर्ग क्षेत्र की स्थापना की थी। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि धारक को स्वयं स्वर्ग द्वारा संरक्षित किया जाएगा,
चंद्रमा देव क्षेत्र का भविष्य पहले से कहीं अधिक उज्जवल हो सकता है। भले ही मुझे विश्वास हो कि आपके द्वारा वर्णित भविष्य सच होगा और हॉट ऑफ स्नो ग्लेज्ड ग्लास का धारक स्वर्ग की सुरक्षा का आनंद उठाएगा। ज़िया क्विंग्यू अभी भी एक बाहरी व्यक्ति है। एक बाहरी व्यक्ति, यू वुजी ने कठोरता से कहा, ये सच है कि राजा का क्षेत्र हमेशा एक देव सम्राट के लिए सबसे पहले आता है, लेकिन यहाँ तक कि सबसे निस्वार्थ भगवान सम्राट भी इतिहास के युगों को आत्मसमर्पण नहीं करेगा और जिस राजा क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन काम किया है। बाहरी व्यक्ति, क्या वे? इससे यू वुया चौंक कर चुप हो गई। इसके अलावा ज़िया क्विंग्यू यू वगो और एक अन्य व्यक्ति की बेटी है। यू वुजी अपना सिर हिलाना और गहरी भौहें सिकुड़ना बंद नहीं कर सका। आपके लिए उससे घृणा करना बिल्कुल सामान्य बात होगी। उसे सिंहासन सौंपने के बारे में सोचना तो दूर की बात है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। काफी देर तक यू वुया कुछ नहीं कह सकी। कभी कभी उसकी आंखों में हैरानी झलक उठती। ऐसा इसलिए था क्योंकि यू वुजी का तर्क बहुत मायने रखता था। कोई बात नहीं, कैसे ज़िया क्विंग्यू प्रतिभाशाली थी। उसे सिंहासन सौंपना चंद्रमा देव क्षेत्र के भविष्य को एक बाहरी व्यक्ति के हाथों में सौंपना था। इसके अलावा वह यू वगो और एक अन्य व्यक्ति की बेटी थी। उसके लिए उससे घृणा करना बिल्कुल स्वाभाविक होगा। तो क्यों? क्या उसे अभी भी अपना मन बदलने का मन नहीं हुआ? वुजी, यू वुया ने एक शांत आह भरी, स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र ने भविष्यवाणी की है कि मैं 5 साल में मर जाऊंगा। चाहे ये सच हो या नहीं, मुझे सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए और अल्पावधि में वह मेरे लिए सबसे अच्छी उत्तराधिकारी है। वैसे भी मैं घोषणा के लिए यथासंभव तैयारी करूंगा। उसने आगे बढ़ने से पहले यू वुजी को कंधे पर थपथपाया। आप मेरी मदद करेंगे, है ना? यू वुजी कुछ और बोलने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने यू वुया की आंखों में भाव देखा और जान गए कि यह व्यर्थ था। बाद में एक लंबी आह और असहाय सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा, आधिकारिक तौर पर आप मेरे भगवान सम्राट हैं। अनौपचारिक रूप से आप मेरे भाई हैं। निस्संदेह मैं आपके निर्णयों का समर्थन करूंगा, चाहे वे कुछ भी हों। लेकिन मुझे बस इतना ही सुनना है। यू वुया मुस्कुराए। आप हर चीज के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगली अवधि के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से किंग्यू की खेती का मार्गदर्शन करूंगा। मुझे इस दौरान चंद्र देव क्षेत्र के बड़े और छोटे मामलों का ध्यान रखने के लिए आपकी आवश्यकता होगी। मैं उन सभी मून सी जेड्स को भी निवेश करने जा रहा हूं जो जुआंज के लिए हैं, और ग्लेज्ड मून पिटी हॉट प्लम जिसे हमने किंग्यू पर अगले मून गॉड सम्राट के पोषण के लिए तैयार किया था। यू वुजी ब्लैंच्ड। जुआंज को जानते हुए वह चुपचाप नहीं बैठेगा और कुछ नहीं करेगा। भविष्य में जब किंग्यू को राजगद्दी मिलेगी तो वह भी एक अस्थिर तत्व होगा जिस पर नजर रखी जाएगी। तुम्हें उसके लिए भी तैयारी करनी होगी। चौंकाने वाली बात यह है कि ज़िया क्विंग्यू को अगला चंद्रमा देवता सम्राट बनाने का यू वुया का दृढ़ संकल्प यू वुजी के साथ उनके तर्क के बाद और भी दृढ़ हो गया था। ये लगभग ऐसा था मानो किसी ने उसे दिमाग को नियंत्रित करने वाले परजीवी से संक्रमित कर दिया हो। मैं समझता हूँ, यू वुजी केवल सहमत हो सकते थे। दुनिया फिर से बदल गई, लेकिन इस बार युनचे ने दृश्य को पहचान लिया। ये चंद्रमा देव क्षेत्र की राजधानी थी, आकाश में दिव्य चंद्रमा का दिन। इस समारोह के दौरान ज़िया क्विंग्यू को मून गॉड महारानी बनाया जाना था। ये वह स्थान भी था जहां उनका और ज़िया क्विंग्यू का एक बार फिर आमना सामना हुआ था। वह अभी अभी अपनी जेल से बाहर निकली थी ताकि उपस्थित सभी लोग उसका नाम याद कर सके। तभी अचानक उसे पता चला कि जिस दिवंगत पति को वह वर्षों से मरा हुआ समझती थी वह जीवित है, और वह इस समय डिवाइन मून सिटी में है। पालक पिता, क्या किंग्यू एक अनुरोध कर सकता है? उसने बमुश्किल अपनी उलझन और संघर्ष को नियंत्रण में रखते हुए यू वुया से पूछा। क्या पालक पिता किंग्यू को लुप्त चंद्रमा दिव्य महल प्रदान कर सकते हैं? हा 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 हा, चंद्रमा देवता सम्राट ने हार्दिक हंसी उड़ाई। किंग्यू, जितने वर्षों से आप यहाँ हैं, ये पहली बार है जब आपने मुझसे कुछ मांगा है। बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया है।
इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा जब संपूर्ण चंद्र देव क्षेत्र आपका हो जाएगा। लोक चंद्रमा आकाशीय महल जैसी तुच्छ चीज तो बिल्कुल भी नहीं, परंतु चूंकि तुम इसे चाहते हो तो मैं इसे अभी तुम्हें दे दूंगा। मेरा अनुरोध स्वीकार करने के लिए मैं पालक पिता को धन्यवाद देता हूँ। ज़ेया क्विंग्यू की कृतज्ञता के पीछे और भी बड़ा संघर्ष और अपराध बोध था। पालक पिता, वह इतनी धीमी गति से बोली कि उसकी आवाज लगभग समझ में नहीं आ रही थी। किंग्यू को कुछ कहना है। मैं विनती करता हूँ कि आप इसे हमेशा याद रखें। भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए, क्विंग्यू कभी भी चंद्रमा देव क्षेत्र को निराश नहीं करेगा। किंग्यू, तुम। उसके अचानक बयान ने यू गुया को हैरान कर दिया था। किंग्यू केवल यही चाहती है कि पालक पिता उन शब्दों को हमेशा याद रखें, चाहे भविष्य में कुछ भी हो। मैं विनती करती हूँ कि पालक पिता इन शब्दों को हमेशा याद रखें। उसने बहुत धीरे से जारी रखा। यू गुया हैरान रह गया, लेकिन उसने उस पर दबाव नहीं डाला क्योंकि उसके पास मेहमानों की खातिरदारी थी। उसने बस खुशी से हंसते हुए कहा, क्विंग्यू, तुम्हारे इन शब्दों के साथ भले ही स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र द्वारा की गई वह भविष्यवाणी कल घटित हो, मुझे अब कोई पछतावा नहीं है। जब यू गुया चली गई और वैनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस में कोई नहीं बचा था, तो ज़ेया क्विंग्यू का दर्द अंततः उसके आत्मनियंत्रण से टूट गया और उसकी विशेषताओं पर फैल गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बहुत देर तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी। क्या मुझे उसे एक ध्वनि प्रसारण भेजना चाहिए और उसे अभी सब कुछ बताना चाहिए, या? जैसे ही उसने खुद से फुसफुसाया, झिझक ने उसकी निगाहों और चेहरे मोहरे को रंगीन कर दिया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां से वापसी संभव नहीं है। उसे याद आया कि उस समय उसकी माँ को क्या निर्णय लेना था। यह उसकी माँ की पसंद या परिस्थितियों जितना कठिन होने के करीब भी नहीं था, लेकिन दर्द उतना ही गहरा था जितना आत्मा को झकझोर देने वाला। उसका मन उस दिन की ओर चला गया जब उसकी और यूचे की शादी हुई थी। आपने ये स्पष्ट कर दिया है कि आप फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस के लिए प्रस्थान करेंगे, और आपने मुझसे शादी करने का एकमात्र कारण उस वादे को पूरा करना है। इसलिए तुम्हें मेरे द्वारा उपपत्नी रखने में कोई समस्या नहीं है, ठीक है? जैसी आपकी इच्छा। आपने वादा किया था, लेकिन ओह, आपको किसी अन्य व्यक्ति को ढूंढने की अनुमति नहीं है। मैं यूचे एक अपंग हो सकता हूँ, लेकिन मैं अभी भी अहम हूँ, एक आदमी। तुम्हें भी मुझसे ये वादा करना होगा। अनुचित आदमी। ये कैसे अनुचित है? एक पुरुष का गौरव स्वर्ग से भी बड़ा है, खासकर जब इसमें एक महिला शामिल हो। इसके अलावा तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन तुमने मुझे तुम्हें छूने की इजाजत नहीं दी, और तुम मुझे छोड़ने की साजिश रच रहे हो। क्या तुम सच में मेरी आंखों में देखकर मुझे बता सकते हो कि तुमने अपनी पत्नी की जिम्मेदारियों में से एक भी पूरी की है? इसके अलावा मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वह पति और पत्नी के बीच का सबसे बुनियादी सिद्धांत है। क्या आप सचमुच इसके लिए भी बाध्य नहीं होंगे? हाँ, आप ये केवल एक वादे के लिए कर रहे हैं। हाँ, आप केवल वह ऋण चुका रहे हैं जो बकाया है। लेकिन अगर आपके हाव भाव में जरा सी भी ईमानदारी नहीं है तो उनका क्या महत्व है? अच्छा, मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध नहीं रखूंगी और ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे आपके मर्दाना गौरव को किसी भी तरह से कम करना पड़े। क्या तुम अब संतुष्ट हो? अब हम बात कर रहे हैं। सच में, आप अपनी भलाई के लिए बहुत सुंदर हैं। यदि आप एक दिन एक प्रतिष्ठित युवा मास्टर को देखते हैं और प्रलोभन में पड़ जाते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? अरे, मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है। शादी नकली है और शीर्षक खाली है। हालांकि अगर पूरी दुनिया इसे सच मान ले तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? यह उसके लिए बहुत अनुचित है, ज़ेया क्विंग्यू ने अपने आप से फुसफुसाते हुए कहा, और उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। वह अभी ईश्वर क्षेत्र में अपनी प्रसिद्धि बढ़ाना शुरू कर रहा है। मैं उसे अंधकार में डालने वाला और उसका भविष्य नष्ट करने वाला कैसे हो सकता हूँ? माँ, पालक पिता, क्विंग्यू अविवाहित है। मैं केवल अपने शेष जीवन के लिए प्रायश्चित कर सकता हूँ।
जिया क्विंग्यू द्वारा फुसफुसाए गए हर शब्द ने यूचे के दिल को छू लिया। वेनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस में वापस जिया क्विंग्यू ने शांत और शांत स्वर में उसे सब कुछ समझाया था। वो तब पहले से ही जानता था कि जिया क्विंग्यू को उसके द्वारा किए गए स्टंट को करने से पहले एक दर्दनाक निर्णय लेना पड़ा था, लेकिन अब जाकर उसे वास्तव में समझ में आया कि यह वास्तव में कितना कठिन और दर्दनाक था। एक ओर यह उसकी मां की अंतिम इच्छा थी कि वह यू गुया के साथ उचित विवाह करे। उस पर यू गुया का भी बहुत बड़ा उपकार था। इस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं थी कि उनके बीच किसी प्रकार का अजीब रक्त संबंध था। दूसरी ओर उसने उससे वादा किया कि वह वफादार रहेगी और शादी समारोह भले ही वह नकली था, उसे गहरी चोट पहुंचाने वाला था और उसके भविष्य को अस्त व्यस्त कर देने वाला था। अंत में उसने उसे चुना और उस भारी अपराध बोध और पछतावे को अपने दिल के अंदर दफन कर दिया। उसने कभी भी उसे इन बोझों का एक कण भी उठाने नहीं दिया। दृश्य तेज हो गया। उसने खुद को और जिया क्विंग्यू को वेनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस पर मून गॉड दायरे से भागते हुए देखा। कियानय यंग रा ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। उसे ब्रह्मा सोल डेथ विशिंग मार्क के साथ प्रत्यारोपित किया गया। जब वह उसके सामने घुटने टेक रही थी तो वह मीठी रिहाई की भीख मांग रही थी। संसार की निषिद्ध भूमि उसे शेनशी के पास भेजने और मून गॉड दायरे में लौटने के बाद जिया क्विंग्यू ने यू गुया के सामने घुटने टेक दिए और उसकी सजा का इंतजार किया। हालांकि जिस विस्फोटक क्रोध और सजा की उसने उम्मीद की थी, उसके बजाय यू गुया ने बस एक असहाय हंसी छोड़ी और कहा, क्या आप कम से कम माफी मांगने या मुझे कंधे पर हाथ फेरने या कुछ और देने की कोशिश नहीं कर सकते, किंग्यू? तुम्हारी यह जिद सचमुच तुम्हारी माँ से बिल्कुल मेल नहीं खाती। इस बिंदु पर ये स्पष्ट था कि जिया क्विंग्यू के प्रति उनका स्नेह, सहनशीलता और स्नेह एक पालक पिता से किसी की अपेक्षा से कहीं अधिक था। वक्त निकल गया। 1 साल बाद यू गुया की मौत की भविष्यवाणी सच हो गई। वह जैस्मीन के हाथों मर गया था। उसने मरते हुए यू गुया को पर्पल तोरण दिव्य शक्ति को जिया क्विंग्यू को हस्तांतरित करने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए देखा। दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु इतनी जल्दी हो गई कि वह उस मार्ग को प्रशस्त नहीं कर पाए जो उन्होंने जिया क्विंग्यू के लिए तैयार किया था। जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने जिया क्विंग्यू से उनके प्रति अपनी आशाओं और भविष्य के बारे में, अपनी अपेक्षाओं के बारे में नहीं, बल्कि जिया हुनई के प्रति नफरत के बारे में बात की। हाँ, वह कभी भी इससे बाहर नहीं निकला था। अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने यू वगौ के सामने ऐसे आंसू बहाए जो उन्होंने कभी नहीं बहाए, और नफरत में उनका निधन हो गया। कोई भी व्यक्ति जिसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा हो, कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक चंद्रदेव सम्राट का जीवन इतने दुखद तरीके से समाप्त होगा। उसी दिन यू वगौ ने प्यार के नाम पर आत्महत्या कर ली। युनचे ने देखा कि जिया क्विंग्यू ने यू वगौ के शरीर को पकड़ रखा था और बेकाबू होकर रो रही थी। यू वगौ ने जो कांस्य दर्पण अपनी छाती पर रखा था, वह उसकी मां का स्मृति चिन्ह बन गया। अपनी मां और अपने पालक पिता दोनों के प्रति अपराध बोध और पछतावा सहते हुए और स्वयं चंद्रमा देव क्षेत्र से बड़े पैमाने पर प्रतिरोध का सामना करते हुए जिया क्विंग्यू ईश्वर क्षेत्र में पूरी तरह से अकेली हो गई। ये जानने के बावजूद कि उसके फैसले को मून गॉड दायरे में हर किसी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा, जिया क्विंग्यू ने फिर भी अपनी मां के शरीर को शाही कब्र में यू गुया के बगल में दफनाया। फिर वह 3 दिन और रात तक कब्र के सामने घुटनों के बल बैठी रही। यूचे ने बिना कोई शोर मचाए या एक बार भी अपनी नजरें हटाए बिना इसके हर सेकंड को देखा। काश वह उस समय उसके पक्ष में खड़ा होता। वह कम से कम उसके दिल का कुछ दर्द तो सह सकता था। काफी समय बाद जिया क्विंग्यू आखिरकार अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अचानक उसका शरीर अनियंत्रित रूप से ऐंठने लगा जब तक कि वह वापस अपने घुटनों पर नहीं गिर पड़ी। एक कंपन उसकी पहले से मृत आंखों को भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर रहा था। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हालांकि यह सिर्फ एक स्मृति थी, यूचे को लगभग ऐसा महसूस हुआ जैसे जिया क्विंग्यू की आत्मा की अप्राकृतिक ऐंठन उसकी आत्मा में भी हो रही थी। क्या किंग्यू को पृथ्वी पर क्या हो रहा है?
उसने दोनों हाथों से अपना सिर कसकर पकड़ लिया। झटके लगातार बढ़ते जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वह भारी मात्रा में दर्द सह रही थी। क्या हो रहा है? उसे क्या हो रहा है? युनचे अपनी आत्मा के अंदर समुद्र में चिल्लाया। इसी क्षण क्षणभंगुर महिला की आवाज बोली, उसे अपने 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी की बदौलत पर्पल पाइलॉन दिव्य शक्ति पूरी तरह से और अविश्वसनीय रूप से कम समय में विरासत में मिली है। उन पर आई सभी त्रासदियों से उनका मन भी काफी हिल गया है। परिणाम स्वरूप उसका हॉट ऑफ स्नो ग्लेज्ड ग्लास भी तेजी से जागने लगा। चमकदार शीशे जैसा दिल रखने का मतलब है दुनिया की गंदगी से बेदाग होना। उसने शून्यता के नीचे की सच्चाई को आपसे बहुत जल्दी समझ लिया, और उससे भी जल्दी जिसे मैंने अनुमान लगाया था। शून्यता के नीचे का सत्य। यूचे ने असमंजस में इधर उधर देखा। इसका क्या मतलब है? जब से आपने विश्व विरोधी स्वर्ग मैनुअल का अभ्यास करना शुरू किया है, आपको भी धीरे धीरे सच्चाई का एहसास हुआ है। क्या आपने नहीं? महिला की आवाज ने उत्तर दिया। मुझे, युनचे ने आश्चर्य से कहा। हालांकि इससे पहले कि वह उसके शब्दों पर विचार कर पाता, ज़िया क्विंग्यू की याददाश्त ने आखिरकार कांपना बंद कर दिया। उसने धीरे से अपना सिर उठाया। उसे अपने शरीर का हर आंसू खर्च करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ ही समय में फिर से उसके गालों पर पानी भर दिया। आप सचमुच मेरे पिता हैं। आप सचमुच हैं मेरे पिता। वह बीच बीच में बिना सिसकियां लिए बमुश्किल अपना वाक्य पूरा कर पाई। उसके गुस्से के कारण यूचे को भी लंबे गहरे सदमे में पड़ना पड़ा। उसने पृथ्वी पर क्या देखा? आप सचमुच मेरे पिता हैं, उसने कहा। इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है। क्या युबुया वास्तव में उसके जन्मदाता पिता थे? दो खूनों के बीच का वह पूर्ण मिलन आखिरकार एक संयोग नहीं था। लेकिन ज़िया हुनई और यू वगो ने अपने तीसरे वर्ष में केवल ज़िया क्विंग्यू को एक साथ देखा था। यू वगो ने स्वयं व्यवहारिक रूप से ज़िया क्विंग्यू को शपथ दिलाई थी कि वह और यू वया कभी एक साथ सोए भी नहीं थे। ये सब निर्विवाद सबूत था। यही कारण है कि ज़िया क्विंग्यू को यकीन नहीं हो रहा था कि यू वया उसके सच्चे पिता थे, भले ही उसका हाथ एक बाधा से गुजरा था जिसे केवल युवया के प्रत्यक्ष वंशज द्वारा पार किया जा सकता था, और उनका खून एक साथ मिल गया था। क्या यू वगो और ज़िया हुनई दोनों झूठ बोल रहे थे? या कोई आश्चर्य नहीं। आपने मुझे अपने करीब आने की अनुमति दी और आप पर अपने जैसे निर्भर होने दिया। कोई आश्चर्य नहीं। आपने मुझ पर भरोसा किया और चाहे मैंने कुछ भी किया हो, मुझे माफ कर दिया। आखिरकार मैं सचमुच आपकी बेटी थी। मुझे मिला है तो आपसे बहुत सारा प्यार, लेकिन मैं आपके जीवित रहते हुए आपको पिता नहीं कह सका, और मैंने तुम्हारी और माँ दोनों की अंतिम इच्छाओं पर भी पानी फेर दिया है। आंसू अंतहीन थे और प्रत्येक शब्द खून से सना हुआ था। यूचे के ईश्वर क्षेत्र में लौटने और ज़िया क्विंग्यू से एक बार फिर मिलने के बाद वाले ने शांत और उदासीन तरीके से यू वया और यू वगो की मौत का वर्णन किया था। उसने एक भी आंसू नहीं बहाया या दुख का एक कण भी नहीं दिखाया। नहीं उसने यह उल्लेख किया कि यू वया उसके सच्चे पिता थे। आंसू, पाप, दर्द, पछतावा, उसने ये सब अपने सीने में दबा लिया था। अचानक यूचे के दिल में एक भयानक ठंडक छा गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि पिता, माँ और बेटी, उनमें से किसी की भी अच्छी मौत नहीं हुई। नोब एल ये लगभग ऐसा था मानो उन्हें क्रूर भाग्य ने ही शापित कर दिया हो। रोशनी अंधेरी हो गई और हवाएं तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया ही उसके लिए रो रही हो। अनिश्चित समय के बाद ज़िया क्विंग्यू की सिसकियां अंततः धीमी हो गईं। जब उसने सामने की जगह को देखने के लिए अपना सिर उठाया, तो उसकी आंखें पूरी तरह से खाली थीं। आखिरकार अपना ध्यान पुनः प्राप्त करने में उन्हें एक और अनिश्चित समय लग गया। हालांकि ये यही नहीं रुका। उसकी आंखें तब तक तेज और तेज होती गईं जब तक कि वे ठंडे चाकुओं की जोड़ी जैसी न हो गईं। माँ, उसने धीरे से कहा, नश्वर कुंडल ने तुम्हें केवल कड़वाहट और दुख ही दिया है। यह इस बात का संकेत हो कि आपका और आपके पिता का परलोक में रहना अनंत आनंद से भरा है।
जहाँ तक आपके द्वारा छोड़ी गई नफरत और प्रतिशोध की बात है, तो मैं आपकी जगह उन पर दावा करूंगा। पिताजी, आप इस नश्वर कुंडल में माँ की रक्षा करने में सक्षम नहीं थे। आश्वस्त रहें, अगले जीवन में उसे फिर कभी न खोएं। जहाँ तक चंद्रमा देव क्षेत्र की रक्षा के लिए आपने अपना दिल और आत्मा लगा दी है, मैं आपके स्थान पर इसकी रक्षा करूंगा। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपनी उंगलियों को उस स्थान पर दबाया जहां उसका दिल था। फिर उसने हवा की तरह शांत आवाज में घोषणा की, मैं ज़िया क्विंग्यू शपथ लेती हूँ कि मैं अपना शेष जीवन 2 इच्छाओं को पूरा करने में बिताऊंगी। पहला कियाने को मारना है और दूसरा चंद्रमा देव क्षेत्र की रक्षा करना है। अगर मैं इनमें से एक भी शपथ पूरी करने में विफल रहता हूँ, तो दुनिया मुझे मार डालेगी और संसार हमेशा के लिए मुझसे वंचित हो जाएगा। उसने अपने दिल में उंगली घुसाई, खून निकाला और अपने माता पिता की कब्रों पर खून की शपथ लिख दी। युनचे को अपनी आत्मा पर छुरा घोंपने का एहसास हुआ और काफी देर बाद भी वह कांपना बंद नहीं कर सका। ज़िया क्विंग्यू ने कियाने को मारने और मून गॉड दायरे की रक्षा करने की शपथ ली थी। हालांकि उसने कियाने को निश्चित मृत्यु से बचा लिया था और उसने अपने हाथों से चंद्रमा देव क्षेत्र को नष्ट कर दिया था। ज़िया क्विंग्यू के पास वास्तव में कियाने यंग र का जीवन था, लेकिन उसने अपने प्रतिशोध में देरी करने का फैसला किया था उसकी खातिर 1000 साल। उस चुनाव का परिणाम था। वास्तविक दुनिया में युनचे का शरीर ऐसे कांप रहा था मानो वह एक भयानक बर्फीले तूफान को सहन कर रहा हो। उसके भींचे हुए दांतों से खून टपक रहा था। इस समय वह जिस प्रकार की मानसिक यातना सह रहा था उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आत्मा सागर में वापस ज़िया क्विंग्यू एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। जब वह मुड़ी तो उसके आंसू सितारों की तरह बिखर गए और उसकी आंखों की पुतलियों में बैंगनी सुइयां आत्मा को चीरने के लिए काफी तेज चमक उठी। अपनी कांपती और धुंधली दृष्टि के बावजूद युचे ने अभी भी एक पल पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग ज़िया क्विंग्यू को देखा। परिवर्तन जितना तत्काल था उतना ही पूर्ण भी। अगले 3 वर्षों में द मून गॉड रियलम ने एक नए मून गॉड सम्राट का स्वागत किया, जिसके पास इंपीरियल मून ग्लेज्ड पल और पूर्व गॉड सम्राट की इच्छा थी, लेकिन किसी ने स्वीकार नहीं किया। यह अमावस्या के देवता सम्राट के उल्कापिंड उदय और उसकी क्रूरता के परिणामों का भी गवाह होगा। मुझे पता है कि यह खराब स्वाद वाला एक मजाक है, लेकिन ब्रह्मांडीय धूल में गिरने से पहले ये निश्चित रूप से पहले की तरह चमका था। 2 अध्याय 1278 देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1923 चंद्रमा की स्मृति। 7 युवया और युवगौ को दफनाने के बाद ज़िया क्विंग्यू ने युवजी से इंपीरियल मून ग्लेज्ड पल स्वीकार कर लिया और आधिकारिक तौर पर मून गॉड सम्राट बन गया। ज़िया क्विंग्यू का लगभग कोई समर्थक नहीं था और व्यवहारिक रूप से पूरे मून गॉड क्षेत्र में सभी ने उसे अस्वीकार कर दिया। यही कारण है कि चंद्रमा देवता सम्राट के रूप में उनकी पहली कार्रवाई ने उन सभी को स्तब्ध कर दिया। जब मून गॉड क्राउन प्रिंस युजुआंगे ने अचानक उसके खिलाफ कार्रवाई की, तो उसने न तो धैर्य, झूठी सभ्यता और न ही वीरतापूर्ण प्रतिरोध को चुना। उसकी पसंद एक बैंगनी रोशनी थी जिसने एक ही वार में मून गॉड क्राउन प्रिंस को प्रभावित किया। सम्राट, आपके ईश्वर की अवहेलना का अपराध मृत्यु है। उसके पास मून गॉड क्राउन प्रिंस को मृत्युदंड देने का क्या कारण था? बस यही था, और यह सभी पर लागू होता था। ज़िया क्विंग्यू को युवया की पर्पल तोरण दिव्य शक्ति विरासत में मिले केवल 9 दिन हुए थे। हालांकि उससे निकली शक्ति ने पहले ही चंद्रमा देवताओं को हिलाकर रख दिया था। ज़िया क्विंग्यू के स्लैश ने न केवल सांप का सिर काट दिया था, बल्कि युवजी की झिझक भी काट दी थी। चंद्रमा देवता, जो पिछले चंद्रमा देवता सम्राट के बाद दूसरे स्थान पर थे, ने तब से अपना पूरा भार ज़िया क्विंग्यू के पीछे फेंक दिया। मून गॉड क्राउन प्रिंस की अचानक मृत्यु का मतलब था कि ज़िया क्विंग्यू विरोधी गुट ने आधिकारिक तौर पर विद्रोह करने से पहले ही अपना मूल खो दिया था। उसके बाद ये बस उन्हें एक के बाद एक तोड़ने की बात थी। उसने हर कदम पर अपनी ताकत मजबूत की और अंत में बाजी मारने में कभी असफल नहीं हुई। अन्य चंद्र देवता उसका बहुत सम्मान करते थे या उससे डरते थे,
लेकिन मुख्य बात ये थी कि वे सभी अंततः उसके अधीन हो गए, और उनकी अधीनता चंद्र देवता क्षेत्र की अधीनता के बराबर थी। ऐसा नहीं था कि प्रतिरोध की कोई आवाजें थी ही नहीं, लेकिन जब महत्वपूर्ण शक्तियों में से किसी ने भी उनका समर्थन नहीं किया तो उनका क्या महत्व था। मूनगॉड दायरे का नागरिक संघर्ष 2 साल से भी कम समय में समाप्त हो गया था। यह एक अकल्पनीय रूप से छोटी अवधि थी जिसके बारे में किसी ने तब तक नहीं सोचा था जब तक उसने ऐसा नहीं किया। चिबुयाओ की मानव हृदय पर महारत हासिल करने और किसी भी स्थिति को नियंत्रित करने की क्षमता हजारों वर्षों के संचित अनुभव से आई थी। हालांकि जिया क्विंग्यू अपने आरोहण से पहले एक दिन के लिए भी नेता नहीं रही थी। यद्यपि उसे पिछले चंद्र देव सम्राटों की प्रमुख यादें विरासत में मिली थी, जब उसने इंपीरियल मून ग्लेज्ड पल स्वीकार किया था और इसलिए वह चंद्र देवताओं और चंद्र देव दिव्य दूतों को अपने हाथ के पिछले हिस्से की तरह जानती थी। उसने जो कौशल दिखाया और जो उपलब्धियां हासिल की, वे थी स्पष्ट रूप से कहे तो असंभव। यहाँ तक कि चिबुयाओ भी अपने निर्वाण शैतान सम्राट आत्मा का उपयोग किए बिना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकती थी। स्नो ग्लेज्ड ग्लास के हृदय की जागृति, वह सत्य जिसे उसने शून्यता के पीछे समझा था। दुनिया में उसके साथ क्या हुआ था, उसने क्या देखा। शून्यता के स्मरण में 3 वर्ष बीत गए। वह था लगभग उसी समय युनचे देवलोक में लौट आया था। हुओपोन के विश्वासघात के परिणाम स्वरूप जैसे ही वह स्नो सॉन्ग क्षेत्र में लौटा, उसका पर्दाफाश हो गया। खबर सुनते ही जिया क्विंग्यू ने 2 काम किए। सबसे पहले उसने अनंत स्वर्ग के भगवान सम्राट को स्नो सॉन्ग क्षेत्र में लुभाया। फिर उसने व्यक्तिगत रूप से कियानये यंग र को अपने ट्रैक में रोक दिया। स्नो सॉन्ग दायरे में चीजें उम्मीद से बेहतर हो गई थी, लेकिन झो जुजी ने यूचे को बचा लिया होता, भले ही म्यूजुआनेन लुओ गुक्सी की बाह को काटने के लिए पर्याप्त मजबूत न होता। कियानये यंग र अब तक दोनों के बीच अधिक खतरनाक तत्व थी, लेकिन जिया क्विंग्यू ने उसे भी पूरी तरह से रोक दिया था। परिणाम अकल्पनीय होते अगर उसका कोई दुश्मन उस पर अपना हाथ डालने में कामयाब हो जाता। लेकिन जब उसने उससे इस बारे में बात की तो उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। कुछ समय बाद उन्होंने अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश किया और क्रिम्सन आपदा के खिलाफ उठाए जाने वाले उपायों और कार्यों पर चर्चा करने के लिए अनंत स्वर्ग महासभा में भाग लिया। यूचे को आश्चर्य हुआ। जिया क्विंग्यू पहले से ही लॉन्ग बाई से सावधान थी। हाल ही में ड्रैगन गॉड दायरे में हो रहे पारिवारिक नरसंहार की जांच करने का आदेश भेजे, विशेष रूप से पहली घटना का समय और स्थान। यदि संभव हो तो पुरुषों से कहें कि वे हर अपराध में ऊर्जा के निशान खोजने के लिए हर संभव प्रयास करें। दृश्य रिपोर्ट जितनी अधिक विस्तृत होगी उतना बेहतर होगा। हमारे पास जो भी संसाधन हैं, उनसे इस घटना की जांच करने का आदेश भेज दीजिए। बाकी सभी चीजें तब तक प्रतीक्षा कर सकती हैं जब तक हमें कोई नतीजा न मिल जाए। शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र में उनकी संक्षिप्त बातचीत के बाद उसने उसे वापस जाते हुए देखा और एक लंबी आह भरते हुए देखा। अनगिनत अमूल्य खजाने, ड्रैगन मोनाक की ईर्ष्या और कियाने का जहर। क्रिम्सन आपदा खत्म होने के बाद पूरा ब्रह्मांड उस पर हावी हो सकता है। उसकी सुरक्षा के लिए मुझे क्या करना होगा? प्राइमल कैस की दीवार पर एक दरार दिखाई दी और स्वर्ग पर हमला करने वाला शैतान सम्राट वापस लौट आया। सभी देव सम्राट और साम्राज्य के राजा डर के मारे अपने घुटने झुका रहे थे और कांप रहे थे। जिया क्विंग्यू भी अपने घुटनों पर झुक गई थी, लेकिन उसने केवल यही नहीं किया। उसने अपने बैंगनी सैश के ठीक ऊपर एक छिपा हुआ चंद्रमा तैरता हुआ छवि मोती छुपाया था और उसकी उपस्थिति को अपने चंद्रमा भगवान की दिव्य आभा के साथ पूरी तरह से छुपाया था। किसी को अंदाजा नहीं था कि वह देव सम्राटों के घुटने टेकने के दृश्य को उकेर रही थी और यूचे मोती के साथ शैतान सम्राट से बात कर रही थी। ये पहली इल्यूस्ट्री ग्लेज्ड इमेजरी जेड का दृश्य था। यूचे के स्नो सॉन्ग क्षेत्र में लौटने के बाद उन्होंने बताया कि स्वर्ग में शैतान को मारने वाला सम्राट प्राइमल कैस पर कोई विपत्ति नहीं लाएगा। जब देव सम्राट और साम्राज्य के राजा यूनचे की प्रशंसा कर रहे थे और उससे गॉड चाइल्ड मसीहा कह रहे थे,
ज़िया क्विंग्यू एक अन्य हिडन मून फ्लोटिंग इमेज पल के साथ रिकॉर्डिंग कर रहा था। दूसरे इल्यूसरी ग्लेज्ड इमेजरी जेड में दृश्य इसी तरह बना। इसके बाद ज़िया क्विंग्यू ने सच और झूठ के चतुर मिश्रण के माध्यम से कियाने फेंटियन को एक कोने में धकेल दिया और सफलतापूर्वक कियाने यंग को यूचे का गुलाम बना दिया। उसी दिन यूचे के चंद्रमा देवता क्षेत्र को छोड़ने के ठीक बाद स्वर्ग में शैतान को मारने वाला सम्राट अचानक उसके सामने प्रकट हुआ था। हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट ने ज़िया क्विंग्यू की यादों को जबरदस्ती खंगाला था क्योंकि वह उस महिला के बारे में उत्सुक थी जिसके पास हॉट ऑफ स्नो ग्लेज्ड ग्लास और 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी दोनों थे। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिससे यूचे स्तब्ध रह गया। ज़िया क्विंग्यू, मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा दुखद भाग्य पहले कभी नहीं देखा। यहाँ तक कि मैं, जिसने प्रारंभिक अराजकता के बाहर निर्वासित होने की आपदा का अनुभव किया है, आपके लिए दुख महसूस करता हूँ। सबसे दुखद बात यह है कि जब आपको अंततः इसका एहसास हुआ, तो आपने वास्तव में इसका अनुपालन करने का निर्णय लिया। जी युआन की शैतानी आंखों की रोशनी और भी उदास हो गई। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम इसका विरोध करने में असमर्थ थे, या क्या तुम सच में हो समझ में नहीं आता, या ऐसा है कि आप समझना नहीं चाहते? लेकिन आपकी वजह से मैं एक रहस्य जानता हूँ जो मुझे नहीं जानना चाहिए था। हाँ, भाग्य नामक ये चीज वास्तव में उल्लेखनीय है, वास्तव में उल्लेखनीय है। स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट ने प्रारंभिक अराजकता को छोड़ दिया था। क्रिम्सन आपदा खत्म हो गई थी और ज़िया क्विंग्यू शून्यता की खाई में गिर गया था। हालांकि यूचे को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट ने ज़िया क्विंग्यू से जो रहस्यमय शब्द कहे थे उनका क्या मतलब था। थोड़ा सा भी नहीं। हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट ने ज़िया क्विंग्यू को चंद्रमा के देवता क्षेत्र से दूर टेलीपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड पियर्सर का उपयोग किया। अगली बात जो उसे पता चली वही कि वे अनंत निराशा और अंधेरे की दुनिया में प्रकट हुए थे। उत्तरी दिव्य क्षेत्र। स्वर्ग पर प्रहार करने वाले शैतान सम्राट ने उसके सामने प्रकाशहीन पिंजरे को देखा और दुखी, क्रोधित, लेकिन असहाय स्वर में बोला, जब मैं उस बैठक में शामिल हुआ था तो मैंने सोचा था कि मोई को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन उसने एक जाल बिछाया और मुझे और मेरे कबीले को प्रारंभिक अराजकता से बाहर निकाल दिया। इसके बावजूद मैंने जितने भी ऐतिहासिक अभिलेख देखे हैं, उनमें उस व्यक्ति की प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं मिला। हे, क्या मजाक है। अगर यह यूचे के लिए नहीं होता, अगर मुझे इसकी परवाह नहीं होती कि मेरे कारण नी हुआन का नाम खराब हो गया, मोई और शीके की शक्ति, इच्छा शक्ति और वंशज, मैं खुशी खुशी इस दुनिया से देव जाति से जुड़ी हर चीज को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। ये चौथे इल्यूसरी ग्लेज्ड इमेजरी जेड का दृश्य था। इसमें हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट का एक आलाप रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि ये वे हिस्से थे जो रिकॉर्डिंग से छूट गए थे, जिसने यूचे के दिमाग को झकझोर दिया था। ऐसा लगता है कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैं ऐसा करने के लिए अनिच्छुक हूँ। हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट ने खुद से कहा, ये वही है जो नी हुआन और यूचे दोनों चाहते हैं। हालांकि मैं चाहता हूँ कि कोई और रास्ता हो। उस समय हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट ने केवल ये वादा किया था कि वह दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसने वास्तव में कभी नहीं कहा कि वह प्रारंभिक अराजकता छोड़ देगी। सबसे लंबे समय तक यूचे ने सोचा कि स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट ने कई क्षेत्रों में उसकी उपस्थिति के कारण होने वाले क्रमिक विनाश को महसूस करने के बाद और हंगर और यूय की खातिर खुद को बलिदान करने का फैसला किया था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह चुनाव ज़िया क्विंग्यू से मिलने के बाद किया गया था। उसने ज़िया क्विंग्यू में आखिर क्या देखा था? छुट्टी। ज़िया क्विंग्यू ने सवाल किया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं, वरिष्ठ शैतान सम्राट। आपकी शक्ति से आप जहां भी जाएंगे, स्वतः ही आपकी दुनिया बन जाएगी। हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट ने स्पष्ट किया, मैं अपने कुलजनों के साथ आदिम अराजकता को स्थायी रूप से छोड़ दूंगा। ये दुनिया अब हमारी नहीं है, और अगर हो भी गई तो हम इसे तब तक नष्ट नहीं कर पाएंगे जब तक वह हमारे आसपास है।
शैतान को मारने वाले स्वर्ग सम्राट की विशेषताओं पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी। ये सोचना कि वह अभी भी इस दुनिया में मौजूद है, क्या एक अपने वाक्य को जारी रखने के लिए एक भी शब्द नहीं ढूंढने में असमर्थ हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट ने आगे बढ़ने से पहले अपना सिर हिलाकर इसे समाप्त कर दिया। मुझे उस पल के बारे में पता होना चाहिए था जब युनचे ने एक ही समय में प्रकाश गहन ऊर्जा और गहन ऊर्जा दोनों का उपयोग किया था। लेकिन फिर भी अगर मेरे पास और लाखों सिर होते तो भी मैं उस संभावना का अनुमान नहीं लगा पाता। आखिरकार किसने सोचा होगा कि सबसे असंभव संभावना सत्य होगी। ज़िया क्विंग्यू ने यह नहीं पूछा कि हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट वह किसकी बात कर रहा था। उसने शैतान सम्राट के जख्मी चेहरे को देखा और पूछा, वरिष्ठ शैतान सम्राट की परोपकारिता को अनंत काल तक याद रखा जाएगा। हालांकि यदि आप बुरा न माने तो मुझे एक शर्मनाक अनुरोध करना है। ओह, जब आप अपने प्रस्थान के बारे में दुनिया से बात करते हैं तो मुझे आशा है आप उन्हें बता सकते हैं कि आपका निर्णय यूचे के प्रयासों से प्रेरित था। यूचे मिश्रित भावनाओं के साथ मुस्कुराने से पहले स्वर्ग के शैतान सम्राट ने उसे बहुत देर तक देखा। अगर तुमने मुझसे न भी पूछा होता तो भी मैं ऐसा करता, बल्कि अच्छी तरह से छिपा हुआ आप जो गहन इमेजरी स्टोन अपने ऊपर ले जा रहे हैं वह उसी के लिए है ना? ये बहुत दिलचस्प है कि जो हस्तक्षेप आप पर लागू किया गया है उसमें आपकी भावनाएं शामिल नहीं हैं। सचमुच बहुत दिलचस्प। ये सचमुच शर्म की बात है कि मेरे पास लगभग पर्याप्त समय नहीं बचा है। मैं वास्तव में आपका अंत अपनी आंखों से देखना पसंद करूंगा। मेरा मजाक उड़ाने के लिए धन्यवाद, वरिष्ठ शैतान सम्राट। ज़िया क्विंग्यू ने एक बहुत ही अजीब सवाल पूछने से पहले धन्यवाद में थोड़ा झुककर कहा, वरिष्ठ, क्या आपके लिए मुझे बताना संभव है कि यह मेरे व्यक्तित्व पर हस्तक्षेप किया है? स्वर्ग पर प्रहार करने वाले शैतान सम्राट ने उस पर बहुत ही अजीब नजर से गोली चलाना जारी रखा। मैं तुम पर दया करके तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। वास्तव में आप इसके बारे में जितनी देर से जानेंगे उतना बेहतर होगा। हालांकि ऐसा लगता है कि आप पूरी सच्चाई को समझने से बहुत दूर नहीं हैं। यदि आप वास्तव में दुर्भाग्यशाली हैं, तो यह आप पर 2 या 3 वर्षों में भी आ सकता है। ज़िया क्विंग्यू, आप पहले से ही ऐसी स्थिति में हैं जहां आपको कुछ महसूस करना चाहिए था, भले ही आपने अभी तक पूरी सच्चाई नहीं समझी हो। या यूं कहें कि आप जानबूझकर इस डर से इससे दूर भाग रहे हैं कि सच्चाई आपकी स्वीकार करने की क्षमता से परे क्रूर होगी। ज़िया क्विंग्यू की आंखें बुरी तरह कांपने लगी। काफी देर बाद उसने शांत स्वर में पूछा, अतीत में मैं कभी भी भाग्य पर विश्वास नहीं करती थी। आज मैं जानना चाहता हूँ, क्या इस तरह के भाग्य को चुनौती देना संभव है? इससे पहले आपको अपने आप से यह पूछना चाहिए, क्या आप इसका विरोध करना चाहते हैं? स्वर्ग पर प्रहार करने वाले शैतान सम्राट ने प्रतिवाद किया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ज़िया क्विंग्यू ने उत्तर नहीं दिया। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ, हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट ने जारी रखा। जहाँ तक मेरे प्रश्न का सवाल है, पूरी सच्चाई जानने के बाद आप इसका उत्तर दे सकते हैं। मैं आपकी पसंद का बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूँ। स्वर्ग पर प्रहार करने वाले शैतान सम्राट ने उसके ऊपर धुंधले शून्य की ओर देखा। दुनिया संतुलन के कारण अस्तित्व में है। जहाँ अस्तित्व है, वहाँ विनाश है। जहाँ जीवन है, वहाँ अंधकार है। ठीक वैसे ही भाग्य का भी अपना प्रतिरूप होता है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ज़िया क्विंग्यू हैरान लग रही थी। इसी समय स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट ने अपना हाथ ज़िया क्विंग्यू की ओर बढ़ाया। वल्पियसर और एक गहरा काला स्लैब धीरे धीरे उसकी ओर तैरने लगा। वरिष्ठ ज़िया क्विंग्यू ने आश्चर्य से कहा। उसने सामान प्राप्त करने के लिए अपने हाथ नहीं फैलाए। द वल्पियसर नी जुबान की कलाकृति थी। जब हमने अपने प्यार की पुष्टि की तो उसने मुझे वल्पियसर दिया और मैंने उसे स्काई पॉइजन पल दिया। स्वर्ग पर प्रहार करने वाले शैतान सम्राट की आवाज नर्म हो गई।
इसी तरह मैं और मेरे कुल के लोग प्राचीन काल तक प्रारंभिक अराजकता के बाहर जीवित रहने में सक्षम थे। यही कारण है कि मैं कई मिलियन वर्षों तक अपनी विवेकशीलता बनाए रखने में कामयाब रहा। अगर प्यार एक भाग्य है, तो ये किसी के अंत तक अपरिवर्तित रहता है। अगर प्यार एक जख्म है, तो 10 जन्मों तक रूह दुखेगी। यदि प्रेम एक क्लेश है, तो देवता या बुद्ध भी इससे बच नहीं सकते। आपने मेरी पसंद देखी है, ज़िया क्विंग्यू। मेरे वर्ल्ड पियर्सर को आपकी अंतिम पसंद का गवाह बनने दो। मैं यूचे को यह विश्व विरोधी स्वर्ग मैनुअल देने जा रहा था, लेकिन आपके बाद मैंने अपना मन बदलने का फैसला किया है। आपके एक पसंद लेने के बाद वह पूरी सच्चाई समझ सकता है। वहाँ एक लाल चमक थी, और हेवंस मीटिंग डेविल सम्राट और ज़िया क्विंग्यू दोनों गायब हो गए। यूचे अपने सामने के अनंत अंधेरे को केवल खोया हुआ महसूस कर सकता था। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1924 विकल्प 1। हेवंस मीटिंग डेविल सम्राट से वर्ल्ड पियर्सर प्राप्त करने के बाद उसने जिस पहले स्थान पर टेलीपोर्ट किया वह ड्रैगन गॉड क्षेत्र था। समसारा की निषिद्ध भूमि को एक अवरोध से बंद कर दिया गया था, जिसे ड्रैगन सम्राट ने स्वयं स्थापित किया था, लेकिन ज़िया क्विंग्यू ने कभी भी इसके साथ संपर्क नहीं किया क्योंकि वह वर्ल्ड पियर्सर का उपयोग कर रही थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उस समय संसार की निषिद्ध भूमि पहले से ही एक मुरझाया हुआ बगीचा बन गई थी, जिसने अपनी सारी पवित्र रोशनी खो दी थी। वह चुपचाप उस छोटे से आवास की ओर बढ़ी जहां शेनशी रहता था। चूकना असंभव था। ये हरे भरे चमकीले रंग बिरंगे फूलों वाला एकमात्र स्थान था। फूल की झाड़ी के मध्य में खून का एक तालाब था। खून बहे हुए कई साल हो गए थे, लेकिन वह अभी भी गीला था और हल्की गहरी ऊर्जा से झिलमिला रहा था। आखिरकार यह मेरी गलतफहमी या भ्रम नहीं था, उसने खुद से फुसफुसाया। लॉन्ग बाई की उसके प्रति नफरत मेरे द्वारा सोची गई सबसे खराब स्थिति से भी कहीं अधिक थी। अगर स्वर्ग में शैतान को मारने वाला सम्राट प्रारंभिक अराजकता में नहीं लौटा होता, तो शायद वह पहले ही लौट चुका होता। उसने खुद को स्थिर करने के लिए एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। बर्फीला डर उसके दिल के अंदर छिपा हुआ था। ये सही है। यदि यह क्रिम्सन आपदा के लिए नहीं होता, तो लॉन्ग बाई ने यूचे को पहले ही मार डाला होता। उस समय किसी के पास उसे रोकने की शक्ति नहीं थी। शुक्र है, अब उसकी रक्षा के लिए उसके पास दुष्ट शिशु है। यह उसकी सबसे बड़ी सांत्वना थी। इसमें कोई शक नहीं कि कियाने यंग र के अलावा द एविल इन्फेंट यूचे का सबसे बड़ा तावीज था। उसने अपनी आध्यात्मिक अनुभूति से धीरे धीरे मुरझाए बगीचे का निरीक्षण किया। तुरंत उसकी नजर टूटे हुए बांस के ढेर पर पड़ी। ये बांस का घर था जहां शेनशी रहती थी और जहां वह और यूचे एक हो गए थे। अब यह एक खंडहर से अधिक कुछ नहीं था। ज़िया क्विंग्यू उसके पास गई और अपनी उंगली से थपथपाने का इशारा किया। बांस का एक साबुत टुकड़ा ढेर से उड़कर ज़िया क्विंग्यू के हाथों में आ गया। इसकी सतह पर उत्कृष्ट लिखावट वाली एक कविता उकेरी गई थी। वह एक अजीब बादल, एक चमकीले धुएं से मुलाकात हुई और प्रकाश देखा। वह भोर की पहली किरण अराजकता की हवा को दूर भगाता है और अजीब बादल का पोषण करता है। एक साथ वे फूलों के बिस्तर पर एक होकर सो रहे हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यूचे के चेहरे पर आश्चर्य फैल गया। ये वह कविता थी जो उसने पहली बार शेनशी के साथ सोने के बाद बिना सोचे समझे पढ़ी थी। शेनशी ने उस समय एक अनौपचारिक मुस्कान के साथ इसे छिपा दिया था, इसलिए उसने नहीं सोचा था कि वह इसे बांस के टुकड़े पर उकेर देगी। ये संभवतः समसारा की निषिद्ध भूमि छोड़ने के बाद हुआ था। क्या यह उसका तरीका था उसे याद करने का? जब वह और कियाने यंग र ने संसार की निषिद्ध भूमि में प्रवेश किया तो उसे बांस का ये टुकड़ा नहीं मिला। उन्हें जो मिला वह गहराई में दबे बांस के दो अन्य टुकड़े थे। उनमें से एक पर शीप शब्द खुदा हुआ था और दूसरे पर यूं अंकित था। ज़िया क्विंग्यू बहुत देर तक बांस के टुकड़े को देखती रही। फिर उसने इसे वापस वहीं रखने के बजाय संग्रहित कर लिया जहां ये था। यूचे। ज़िया क्विंग्यू बहुत देर तक नहीं रुका। वह दूर हो गई और टेलीपोर्ट करने ही वाली थी कि अचानक
वल्पियसर की लाल दिव्य रोशनी फीकी पड़ गई और उसने अपनी नजर शेनशी के खून पर डाल दी। उसने अपना हाथ उठाया और भींचने की हरकत की। बैंगनी प्रकाश की एक किरण ने लगभग 1 दर्जन रक्त मोतियों को हवा में उठा लिया, इससे पहले कि वे सभी उसकी हथेली में गायब हो गए। सतह पर रक्तपूल पहले जैसा ही दिखता था, सिवाय इसके कि यह सूखा था। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इसका उपयोग कभी नहीं करना पड़ेगा, उसने संसार की निषिद्ध भूमि से वास्तव में गायब होने से पहले फुसफुसाया। उसने अपने पीछे एक भी निशान नहीं छोड़ा। दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के दक्षिण में निचले क्षेत्र में ज़ियाक्विंग्यू एक छोटे से ग्रह को देखते हुए अंतरिक्ष में तैर रहा था जो एक स्वप्निल नीली रोशनी चमक रहा था। एक ऐसा ग्रह जो अधिकतर पानी से बना है और जिसका स्वरूप, आभा और यहाँ तक कि स्थानिकता भी समान है नीले ध्रुव तारे तक का वातावरण। उसने इसका नाम फुसफुसाया, द स्काई वाटर स्टार। ये काफी अच्छा विकल्प है। सूखी आवाज में आगे बढ़ने से पहले उसने अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि जिस उद्देश्य के लिए तुम्हें चुना गया था वह अत्यंत क्रूर और अनुचित है। मुझे आशा है कि मैं बहुत अधिक चिंता कर रहा हूँ। स्वर्ग में शैतान को मारने के बाद सम्राट चला गया और सब कुछ नरक में चला गया। यूचे ने ज़ियाक्विंग्यू को वर्ल्ड इल्यूजन स्टोन द्वारा टेलीपोर्ट किए जाने के बाद पागलों की तरह उसे खोजते हुए देखा। जैसे ही वह हर किसी की समझ से बाहर हो गई, उसने तुरंत एक स्टार क्षेत्र में टेलीपोर्ट किया और उसके लिए पूरी जगह को स्कैन किया। उसने इसे कम से कम दर्जनों बार दोहराया जब तक कि आखिरकार उसने अपने पास जो कुछ भी था उसे जारी रखने के अपने आवेग पर काबू पा लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे वल्पियसर की स्थानिक दिव्य शक्ति को उसकी खोज से भी अधिक महत्वपूर्ण चीज के लिए बचाने की जरूरत थी। उसने पूर्वी दिव्य क्षेत्र के पूर्व में टेलीपोर्ट किया और अपने ग्रह जगत ब्लू पोल स्टार पर पहुंची। उसकी आंखों में बैंगनी रोशनी इतनी चमकीली हो गई कि उसकी पुतलियां गहरे जेडाइट जैसी दिखने लगी। उसके पूरे शरीर में शक्ति का संचार हो गया। उसने ये सब अपने हाथ में लिए वल्पियसर में डाल दिया। विश्व की आत्मा पियसर, कृपया जागो। 1 सांस, 2 सांस, 10 सांस। अंत में वल्पियसर ने एक तीखी आवाज निकाली जो लगभग एक व्यक्ति के रोने की तरह लग रही थी, और लाल रंग की रोशनी जो वर्तमान ब्रह्मांड में सबसे बड़ी स्थानिक दिव्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी, ने पूरे ब्लू पोल स्टार को ढक दिया। उसी समय एक स्थानिक मार्ग जो प्रारंभिक अराजकता के लगभग आधे हिस्से को पार कर गया, धीरे धीरे खुलने लगा। स्थानिक मार्ग के दूसरी ओर दक्षिणी दिव्य क्षेत्र का दक्षिणी स्थान और आकाश जल तारा था। हालांकि जब लाल रंग की रोशनी ने नीले ध्रुव तारे को पूरी तरह से ढक लिया, तो वल्पियसर की चीख अचानक कमजोर और तनावपूर्ण हो गई, और स्वर्गीय गहरा खजाना ज़ियाक्विंग्यू के हाथों में हिंसक रूप से हिल गया। शुई मेन ने एक बार यूचे से कहा था कि आदिम ब्रह्मांड की शक्ति के साथ वल्पियसर की आत्मा को उसकी नींद से जगाना, फिर उसे वल्पियसर की स्थानिक दिव्य ऊर्जा का उपयोग करने के लिए मजबूर करना उसे बहुत नुकसान पहुंचाएगा, खासकर जब से वह पहले स्थान पर बहुत कमजोर हो गया था। फिर भी प्राइमल अराजकता के लगभग आधे हिस्से तक फैली दूरी पर 2 ग्रहों को बदलना अभी भी लगभग असंभव कार्य था। शुई मेन के शब्दों में, यह एक चमत्कार हो सकता है जिसे फिर कभी दोहराया नहीं जा सकता। अब जब यूचे इस दृश्य को अपनी आंखों से देख रहा था, उसे एहसास हुआ कि चमत्कार की कीमत सिर्फ वल्पियसर स्पिरिट को हुई भारी क्षति नहीं थी, आसपास भी नहीं। वल्पियसर स्पिरिट का रोना तब तक तीव्र होता गया जब तक कि यह पूरी तरह से आत्मा विदारक नहीं हो गया। यदि यह ग्रहीय टेलीपोर्टेशन यहाँ विफल हो जाता, तो यह इसे दूसरी बार कभी भी निष्पादित नहीं कर पाएगा। खुद को मजबूत करते हुए ज़ियाक्विंग्यू ने वल्पियसर पर मुंह से खून थूक दिया। उसी समय उसके शरीर से अनगिनत बैंगनी किरणें चमक उठी, मानो वह वहीं फट पड़े। यह इतना चमकीला था कि इसने एक पल के लिए वल्पियसर की लाल चमक को भी भेद दिया। वह बैंगनी फ्लैश था जिसे युन वुक्सिन ने इटर्नल इमेजरी स्टोन के साथ कैप्चर किया था। हालांकि भयानक बैंगनी चमक केवल एक पल के लिए ही रही, वल्पियसर की स्थानिक दिव्य शक्ति अचानक बहुत अधिक बढ़ गई। उसी समय
ज़िया क्विंग्यू की आभा लगभग शून्य हो गई। तारा क्षेत्र हिल गया और लाल रंग की रोशनी जल्दी ही शून्य हो गई। हालांकि उसके सामने पानी जैसा नीला ग्रह अब नीला ध्रुव तारा नहीं था। दूरी में आकाशजल तारा नीले ध्रुव तारे के समान ही दिखता था। वास्तव में ज़िया क्विंग्यू को स्वयं कई बार पुष्टि करनी पड़ी कि उसने ग्रहीय टेलीपोर्टेशन को विफल नहीं किया है। फिर ग्रहीय टेलीपोर्टेशन की कीमत ने उसे प्रभावित किया। उसका रंग बिल्कुल पीला पड़ गया और उसका शरीर इतना कमजोर हो गया कि वह कुछ भी करने में असमर्थ हो गए अपने रास्ते में आने वाले स्थानिक तूफान का सामना करें। वह अस्थिर रूप से लड़खड़ाने लगी क्योंकि खून ने तुरंत उसके आधे बैंगनी वस्त्र को लाल रंग में रंग दिया। जैसे ही उसकी आंखों की पुतलियों की बैंगनी रोशनी लगभग शून्य हो गई, उसने एक हल्की सी फुसफुसाहट निकाली। यह एक अक्षम्य पाप है। मैं केवल अपना शेष जीवन इसका बदला चुकाने में उसके साथ बिता सकता हूँ। अब और टिकने में असमर्थ वल्पियसर ने हल्का लाल रंग दिखाया और उसे वापस मून गॉड दायरे में ले गया। टकराना। जैसे ही वह अपने शयन कक्ष में लौटी, वह जोर से घुटनों के बल गिर पड़ी। इस समय उसका बैंगनी वस्त्र पूरी तरह से खून से भीग गया था और उसके असली रंग का कोई निशान कहीं भी नहीं देखा जा सकता था। अपने पैरों पर वापस खड़े होने के लिए संघर्ष करने से पहले वह काफी देर तक हौंफती रही। फिर उसने अपने पैरों के नीचे एक बैंगनी रंग की गहरी संरचना को सक्रिय किया और खुद को पूरी तरह से बैंगनी रोशनी में स्नान कराया। ये कुछ ऐसा था जिसे उसने बहुत समय पहले तैयार किया था। हालांकि वह 20 घंटे तक भी ठीक नहीं हो पाई थी कि वह एक बार फिर परेशान हो गई। ये लियान यू थी जो तेज गति से उसके पास आ रही थी और उसने उसे आदेश दिया था कि जब तक उसे यूचे के बारे में कोई नई खबर न मिले, वह उसे परेशान न करे। उसके खून से सने कपड़े गहरी संरचना के अंदर टुकड़ों में बिखर गए, जिससे उसकी बेदाग त्वचा एक पल के लिए दिखाई देने लगी, इससे पहले कि उसकी जगह बैंगनी वस्त्रों का एक नया सेट आ जाए। लियान यू ने तब बताया कि शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट और ड्रैगन सम्राट एक साथ ब्लू पोल स्टार की यात्रा कर रहे थे। उसने आंखें खोली। उसकी आंखों की पुतलियां की बैंगनी चमक फिर से जीवंत हो उठी थी। जैसे ही गहरा गठन फीका पड़ गया और वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई, उसने आदेश दिया, अभी यूजी को मेरे पास बुलाओ। उससे कहो कि हम तुरंत प्रस्थान करेंगे। आपदा बहुत पहले आ गई थी। उसने अपने शरीर को एक साथ रखने के लिए पर्पल पिलोन दिव्य शक्ति के अवशेषों का उपयोग किया जिसे उसने अभी अभी पुनर्जीवित किया था। अभी सबसे बुरी चीज जो वह कर सकती थी वह थी अपनी कमजोरी प्रकट करना। युनचे को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ज़िया क्विंग्यू इतनी कमजोर हो गई थी जब वह उससे ब्लू पोल स्टार के बाहर दोबारा मिला था। उसके बाद ब्लू पोल स्टार नष्ट हो गया और जुआनिन युद्ध में नष्ट हो गया। युनचे एक बार फिर इस तरह से भाग निकली थी कि वह उसकी योजनाओं में शामिल नहीं हुई, लेकिन अब उसके पास पहले की तरह उसे खोजने की ताकत नहीं थी। उसके पास मून गॉड दायरे में लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे कुछ समय के लिए एकांत में रहने की जरूरत है। इससे पहले कि मैं एकांत से बाहर आऊं, सभी मामले बड़े या छोटे याओ यू और वुजी द्वारा तय किए जाएंगे। जब तक मामला गंभीर न हो, आपको मुझे परेशान नहीं करना चाहिए। हाँ, जिन यू ने हमेशा की तरह आज्ञाकारी ढंग से जवाब दिया। जैसे ही जिन यू ने ज़िया क्विंग्यू की विदा होती छवि को देखा, वह काफी देर के लिए गुमसुम हो गई। वह नहीं जानती थी कि क्या ये सिर्फ एक गलत धारणा थी, लेकिन उसने महसूस किया कि ज़िया क्विंग्यू बेहद थकी हुई लग रही थी। इतनी थकी हुई कि अब वह इसे छिपा भी नहीं सकती थी। सीन फिर बदल गया। एकांत में ज़िया क्विंग्यू अपने सपनों से जाग उठी और उसके चेहरे पर आंसुओं के धब्बे थे। नहीं, ये वास्तविक नहीं हो सकता। ये वास्तविक नहीं हो सकता। वह अपने माथे पर हथेली दबाते हुए सिसकने लगी। युनचे को लगभग विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह कितनी परेशान लग रही थी। आखिर क्या उसने सपना देखा था? ये सिर्फ एक सपना है। अपने आंसू पोंछने के बाद उसने खुद से यह बात कही। हालांकि सपने यही खत्म नहीं हुए, वे बार बार घटित हुए और बार बार
हर बार वह एक ही सपना देखती। हर बार उसका सपना और भी स्पष्ट होता गया। उसकी चिंता असहनीय स्तर तक बढ़ती जा रही थी। ज़िया क्विंग्यू ने अपनी गहरी ऊर्जा या अपनी आंतरिक चोटों से पूरी तरह से उबर नहीं पाने के बावजूद समय से पहले अपना एकांतवास समाप्त कर दिया। बैरियर से बाहर निकलने के बाद जिन यू को देखकर उसका स्वागत किया गया। उसका वफादार परिचारक पूरे समय बाहर पहरा दे रहा था। वह जिन यू से नवीनतम घटनाओं के बारे में पूछ रही थी जब जिन यू ने अचानक आश्चर्यचकित होकर रोना शुरू कर दिया। मास्टर, आपका दर्पण टूट गया है। उसने नीचे देखा। यू वगौ द्वारा छोड़े गए कांस्य दर्पण पर एक लंबी, पतली दरार दिखाई दी थी। बहुत देर तक वह बस कांस्य को देखती रही बिना कुछ किए दर्पण। आखिरकार उसने उसे अपनी हथेली में रखा, खोला और ऐसा महसूस हुआ मानो उस पर बिजली गिरी हो। उसका पूरा शरीर अकड़ गया और उसकी पुतलियां स्पष्ट रूप से सिकुड़ गईं। एक बार की बात है, कांसे के दर्पण में 4 लोगों की गहरी छवियां थीं। वे थे ज़िया हुनई, यू वगौ, युवा ज़िया क्विंग्यू और युवा ज़िया युवानबा। हालांकि कांस्य दर्पण में केवल 3 लोग बचे थे। उसका युवा स्वत्व स्पष्ट रूप से गायब था। संयोग से लंबी, पतली दरार उस स्थान से होकर गुजरी थी जहां उसकी गहरी छवि होनी चाहिए थी। यह उस क्रूर सपने का निर्दयी प्रतिबिंब था जिस पर उसने विश्वास करने से इनकार कर दिया था। जैसे ही उसने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत की, बैंगनी रोशनी की किरणें उसके हाथ के चारों ओर फैल गईं। वह तब कांस्य दर्पण को नष्ट करना चाहती थी, लेकिन अंततः वह खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं कर सकी। आखिर में उसने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, जिन यू। उसने कांस्य दर्पण को बंद कर दिया और आश्चर्यचकित जिन यू के हाथों में फेंक दिया। कृपया इसे मेरे लिए नष्ट कर दें। जब उसने अपनी बात पूरी की तब तक वह बहुत दूर जा चुकी थी। यह ऐसा था मानो वह इसे नष्ट होते हुए नहीं देख सकती थी। आह! जिन यू ने दर्पण देखा, लेकिन ज़िया क्विंग्यू पहले ही जा चुका था। काफी देर तक महिला पूरी तरह खोई खोई नजर आई। जब सपने और वास्तविकता के बीच की रेखा गायब हो गई, तो ज़िया क्विंग्यू अब खुद को मूर्ख नहीं बना सकती थी। जब वह यू विया और यू वगौ की कब्र के सामने घुटने टेक रही थी तो उसके साथ केवल अकेली हवा थी। वो मैं ही था, मैंने ही तुम्हें मारा था। वह बार बार ऐसी बातें बड़बड़ाती थी जिन्हें उसके अलावा कोई भी वास्तव में नहीं समझ सकता था। दुनिया संतुलन के कारण अस्तित्व में है। जहाँ जीवन है, वहाँ विनाश है। जहाँ जीवन है, वहाँ अंधकार है। बिल्कुल वैसे ही भाग्य का भी अपना प्रतिरूप होता है। उसने फुसफुसाते हुए वही कहा जो हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट ने उससे कहा था। आखिरकार यही मेरे प्रश्न का उत्तर था। कोई आश्चर्य नहीं, आपने कहा था कि मेरा भाग्य अब तक का सबसे दुखद था। जब उसने अपने हाथों को अपने सामने रखा तो उसकी हथेलियों पर आंसू टपक पड़े। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे अपने अस्तित्व से ही इतनी नफरत हो जाएगी। जब मैंने ब्लू पोल स्टार को बचाने के लिए स्काई वॉटर स्टार को नुकसान पहुंचाया, तो मैंने सोचा कि मैं अब एक इंसान की तरह जीने के लायक नहीं हूँ। लेकिन ये सोचने के लिए कि मैं वास्तव में एक इंसान से कम हूँ। मैं बस एक उपकरण हूँ, एक काश, एक माध्यम। हे। वह हंस रही थी, लेकिन जब वह दिल खोलकर रो रही थी तो ये देखने में उससे भी अधिक दर्दनाक और भयानक था। औजार, इच्छा, मध्यम। युनचे ने चुपचाप देखा और सुना। वह किस बारे में बात कर रही है? 1533-2 1581 देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1925 विकल्प 2। उसकी आंसुओं से सनी हथेलियों पर एक छोटी सी चमक हुई और वर्ल्ड पियर्सर प्रकट हो गया। उसने धीरे धीरे इसे उठाया, जैसे कि स्वर्ग में शैतान सम्राट के विदाई के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। इससे पहले कि वह प्रारंभिक अराजकता को छोड़ दे, तुमने मेरी पसंद देखी है, ज़िया क्विंग्यू। मेरे वर्ल्ड पियर्सर को आपकी अंतिम पसंद का गवाह बनने दो। वह पूरे दिन और पूरी रात वहीं घुटनों के बल बैठी रही। जब हवा का झोंका शांत हुआ और उसके पूरे शरीर पर पड़ी भयानक ठंडक दूर हो गई, तो वह एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। आंसू, दुख, सब कुछ एक बार फिर उसकी आत्मा में दफन हो गया था।
वल्फ पियर्सर का सामना करते समय उसने कहा, मैंने अपनी पसंद बना ली है, सीनियर। मैंने पहले ही अपने माता पिता, अपने संप्रदाय युवानबा को निराश कर दिया है। मैं उसे भी निराश नहीं कर सकता, खासकर जब से वह और मैं पति पत्नी थे। अगर और कुछ नहीं, तो वह इस दुनिया में एकमात्र व्यक्ति होगा जिसका मैं स्पष्ट विवेक के साथ सामना कर सकता हूँ। हालांकि मैं उस भाग्य का पालन नहीं कर रहा हूँ जिसके अधीन में हूँ, बल्कि अपनी इच्छाओं का पालन कर रहा हूँ। वल्फ पियर्सर उसके हाथ से गायब हो गया। वह अभी अभी अपने जीवन के सबसे बड़े पतन से गुजरी थी, और फिर भी उसकी आंखें अब अभूतपूर्व स्पष्टता और दृढ़ संकल्प से चमक उठी। जब अंत निकट आएगा, तो मैं स्वाभाविक रूप से अपने तरीके से भाग्य को चुनौती दूंगा। हालांकि उससे पहले वल्फ पियर्सर गायब हो गया, और उसने अपनी निगाहें उसकी ओर घुमा दी। उत्तर उसकी गहरी बैंगनी पुतलियां दूर के नीले आकाश को प्रतिबिंबित कर रही थी। मैं इस शोचनीय भाग्य से घृणा करता हूँ, लेकिन मैं उस दुखद इच्छा को अस्वीकार नहीं कर सकता। यूं चे, अब आप उत्तरी दिव्य क्षेत्र में हैं, और अब आपकी कोई कमजोरी या लगाव नहीं है। आपके पास जो कुछ बचा है वह नफरत है, जो आपको पहले से कहीं अधिक तेजी से बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। जब तक आप वापस नहीं आएंगे, मैं धीरे धीरे आपके लिए मार्ग प्रशस्त करूंगा। मुझे बस यही आशा है कि जब आप वापस लौटेंगे तो आप इस दुनिया के शिखर पर खड़े होंगे। वह सब कुछ वापस ले लो जो तुम्हारा है, और इतने मजबूत बनो कि कोई तुम्हें कभी नुकसान न पहुंचा सके या तुम्हें नष्ट न कर सके। अगर और कुछ नहीं, तो यह अंत कर देगा। मैं जल्द ही मिलने वाला हूँ। कुछ लायक चंद्रमा देव क्षेत्र ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके बाद शीत निद्रा की अवधि में प्रवेश कर गया हो, लेकिन वास्तव में ये बिल्कुल विपरीत था। यूनचे की खोज के लिए शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र अपनी शक्ति में सब कुछ कर रहा था, और ऐसा लग रहा था कि चंद्रमा भगवान क्षेत्र भी वही काम कर रहा था। कम से कम चंद्रमा देव क्षेत्र में आने जाने वाले लोगों की आवृत्ति में भारी वृद्धि हुई थी। हालांकि उनका काम यूचे को ढूंढना नहीं था, बल्कि जानकारी इकट्ठा करना था। मून गॉड दायरे के रहस्य केवल वे चीजें नहीं थी जो ज़िया क्विंग्यू को पिछले मून गॉड सम्राटों की मूल यादों से विरासत में मिली थी। उन्हें वह सारी जानकारी भी विरासत में मिली जो उन्होंने अन्य क्षेत्रों में एकत्रित की थी। तथ्य यह है कि चंद्रमा देव क्षेत्र को ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र के जीवन और मृत्यु की मौलिक मोहर को छिपाने के बारे में पता था। ये दर्शाता है कि उनकी बुद्धि इकट्ठा करने की शक्ति वास्तव में कितनी शक्तिशाली थी। आमतौर पर इन रहस्यों का उपयोग आवश्यकता के समय किसी लक्ष्य को डराने या नियंत्रित करने के लिए किया जाता था, और केवल तभी। यू गुया ने स्वयं चंद्रमा देवता सम्राट के रूप में अपने समय के दौरान बमुश्किल उनमें से किसी का उपयोग किया था। हालांकि ज़िया क्विंग्यू ने उन सभी का उपयोग पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में कई छिपी हुई खदानों को दफनाने के लिए किया। ये पता चलने के बाद कि ग्लेज्ड लाइट रियलम ही वह व्यक्ति था जिसने यूचे को छुपाया था, उसने अपनी मर्जी से सच्चाई उजागर की थी। शुई क्यानहेन को कठोर दंड दिया और शुई मेन को दूर ले गई। मून जेल के निचले भाग में उसने शुई मेन को दुनिया पियर्सर दिखाया और सब कुछ समझाया। फिर उसने शुई मेन से दो चीजों का वादा किया। एक, वह चाहती थी कि वह अपनी दिव्य स्टेनलेस आत्मा के माध्यम से धीरे धीरे आत्मीयता बढ़ाकर वल्फ पियर्सर की नई मास्टर बन जाए। दूसरा, वह चाहती थी कि उसने यूनचे के लिए जो कुछ भी किया है, उस पर वह अपना दावा करे। मृत्यु मेरी सबसे अच्छी पसंद और अंत है। इस एक चीज को छोड़कर हर चीज पर मेरा नजरिया बदल सकता है। मैं चाहता हूँ कि वह मुझसे हमेशा नफरत करता रहे। इस तरह वह मेरी मृत्यु पर शोक नहीं मनाएगा या उसकी आत्मा में छेद नहीं होगा। मुझे यकीन है कि आप भी ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहेंगे, है ना? तुम्हें मेरे लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। अगर और कुछ नहीं, तो मैंने जो कुछ भी किया उसे याद रखने के लिए, उसका साथ देने के लिए, और मेरी जगह पर उसके सबसे सच्चे सर्वोत्तम आत्मा का आनंद लेने के लिए मेरे पास तुम हो। यूनचे द्वारा शाश्वत स्वर्ग संरक्षकों को मारने और झो किंगचेन को पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में एक शैतान में बदलने के बाद
ज़िया क्विंग्यू ने अपने पीछे छोड़े गए निशानों की जांच करने के लिए उस स्थान का दौरा किया था। हालांकि वो काम पूरा करने के तुरंत बाद नहीं गई। इसके बजाय वो शून्यता की खाई में उड़ गई और बहुत लंबे समय तक किनारे पर खड़ी रही। उसके जाने से ठीक पहले उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे अपना सबसे अच्छा आराम करने का स्थान मिल गया था। ये यू वुक्सिन के 18वें जन्मदिन का दिन था और जिस दिन यू चे और ची बुयाओ की मुलाकात झोउ जुजी और झोउ किंगचेन से हुई थी। काफी दूरी पर ज़िया क्विंग्यू ने देखा कि युनचे ने झोउ जुजी की आंखों के ठीक सामने झोउ किंगचेन की बेरहमी से हत्या कर दी थी। उसकी क्रूर मुस्कुराहट और उसकी घृणास्पद दहाड़ें ऐसी अभिव्यक्तियां थी जो उसने यूचे पर पहले कभी नहीं देखी थी। अंत में झोउ जुजी नफरत में और यूचे खून और बेहोशी में चले गए। उसके ठीक बाद ची बुयाओ की चेतना उसके विरुद्ध हो गई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने वर्ल्ड पियसर के साथ मून गॉड दायरे में वापस टेलीपोर्ट किया और खुद से फुसफुसाया, ऐसा लग रहा है उत्तरी दिव्य क्षेत्र की प्रसिद्ध शैतान रानी की बदनामी अच्छी तरह से योग्य है। उसके रहते मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। समय फिर आगे बढ़ गया। जिस दिन यूचे को शैतान गुरु, शैतान जाति का नेता और उनके राजा क्षेत्रों से भी ऊपर की शक्ति का ताज पहनाया गया था, उस दिन पूरा उत्तरी दिव्य क्षेत्र हिल रहा था। ज़िया क्विंग्यू ने इस दृश्य को अपनी आंखों से देखने के लिए वहां टेलीपोर्ट किया था। आत्मा को चुराने वाले पवित्र क्षेत्र की काली बाधा निश्चित रूप से वर्ल्ड पियसर की स्थानिक दिव्य शक्ति को रोक नहीं सकी। बहुत दूर से उसने गहरे लाल शैतानी पैटर्न से उकेरे हुए गहरे काले वस्त्र, लंबे काले बाल जो हवा के साथ राक्षसी रूप से नृत्य कर रहे थे, स्वर्ग की शैतानी रोशनी शैतान सम्राट के अंधेरे की शाश्वत आपदा को मार रही थी और जोड़ी को ले लिया। काली खाया किसी के चेहरे पर तुरंत उसकी आत्मा को निगलने में सक्षम है। तीनों राजा क्षेत्रों ने अपने सिर झुकाए और गहरे गहन चिकित्सकों ने उन्हें अपने भगवान के रूप में पूजा की। वह केवल 3 वर्षों में उत्तरी दिव्य क्षेत्र का अद्वितीय राजा बन गया था। तुम्हें यही होना चाहिए था, यू चे। उसकी मुस्कान फीकी लेकिन खूबसूरत थी। आखिरकार इस पल को देखने के लिए उठाया गया बड़ा जोखिम इसके लायक था। वह अधिक समय तक नहीं रह सकी क्योंकि वातावरण में गहरी गहरी ऊर्जा लगातार उसका क्षरण कर रही थी। आखिरकार उसने मुंह फेर लिया और कहा, मैं तुम्हारे लौटने के दिन का इंतजार कर रही हूँ। इस स्मरण के बिना युनचे को कभी पता नहीं चलता कि उसने जानबूझकर उत्तरी दिव्य क्षेत्र में उस क्षण को देखने के लिए टेलीपोर्ट किया था जब वह उत्तरी दिव्य क्षेत्र का शैतान मास्टर बन गया था। मास्टर, पश्चिमी दिव्य क्षेत्र में हमारे जासूसों ने ड्रैगन गॉड दायरे के बारे में आपके संदेह के बारे में पुष्टि की सूचना दी है। लियान यू ने ज़िया क्विंग्यू को अपने निष्कर्षों की सूचना दी। मुझे विशेष विवरण दीजिए। पिछले कुछ वर्षों में प्रकाश गहन ऊर्जा की खोज करने का उपक्रम किया गया है। आधिकारिक तौर पर ड्रैगन गॉड रियलम प्रकाश गहन ऊर्जा के प्रति आकर्षण वाले किसी व्यक्ति की तलाश कर रहा है ताकि ड्रैगन क्वीन उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में खड़ा कर सके। हालांकि उपक्रम का वास्तविक कारण अज्ञात है। इस उपक्रम को शुरू हुए कई साल हो गए हैं। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद ज़िया क्विंग्यू ने निर्देश दिया, इस मामले की जांच कर रहे जासूसों से कहें कि वे ऑपरेशन बंद कर दें और अपना ध्यान ड्रैगन देवताओं की गतिविधियों पर केंद्रित करें। जो हुक्म मेरे आका लियान यू के चले जाने के बाद ज़िया क्विंग्यू ने खुद से फुसफुसाया, ऐसा लगता है कि शेनशी अभी भी जीवित हो सकती है और लॉन्ग बाई को नहीं पता कि वह कहाँ गई थी। N-0 वेल्बन संसार की निश्चित भूमि में विनाश का केवल एक ही स्थान था। लॉन्ग बाई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके लिए शेनशी को एक ही बार में मारना असंभव था। उसके जासूसों की रिपोर्टों ने इस सिद्धांत का बहुत समर्थन किया कि शेनशी अभी भी जीवित था। समय फिर से बीत गया और जब से युनचे ने उत्तरी दैवीय क्षेत्र में प्रवेश किया, वे 4थे वर्ष के करीब पहुंच गए। यही वह समय था जब युद्ध के पर्दे खींचे गए थे। उस घातक दिन से पहले युद्ध की गति बढ़ाने के लिए कई प्रत्यक्ष या गुप्त प्रयास किए गए थे। जब शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र एक नए राजकुमार की ताजपोशी की घोषणा कर रहा था,
उत्तरी दिव्य क्षेत्र के आकाश पर क्रोध का एक काला बादल इकट्ठा हो गया था। उन्होंने अनंत स्वर्ग क्षेत्र पर शून्य कड़ाही के साथ उत्तरी दिव्य क्षेत्र के तारा क्षेत्रों को नष्ट करने का आरोप लगाया। ये सब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ज़ेया क्विंग्यू ने उत्तर की ओर काले बादलों को देखते हुए फुसफुसाया। वह दिन उसके अनुमान से कहीं अधिक जल्दी आ रहा था। तुम्हें असली नरक का ही अनुभव हुआ है। न तो आप और न ही शैतान रानी आपको असफल होने देंगे। मैं विश्वास करूंगा कि यह जल्दबाजी और बिना सोचे समझे उठाया गया कदम नहीं है और मैं आपके लिए अपने पथ का पहला कदम प्रशस्त करूंगा। पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में ज़ेया क्विंग्यू ने शेनशी के खून की एक बूंद भूरी भूमि के एक टुकड़े पर टपका दी। ज्यादा दूर नहीं, एजो ड्रैगन गॉड इसी दिशा में आगे बढ़ रहा था। रक्त धीरे धीरे जमीन में समा गया, लेकिन क्षीण प्रकाश गहन ऊर्जा बनी रही। उसने वर्ल्ड पियर्सर के साथ दूसरे स्थान पर टेलीपोर्ट किया और गति दोहराई। हालांकि इस बार उसने बांस का वह टुकड़ा निकाला जो उसने समसारा की निषिद्ध भूमि से प्राप्त किया था। एक चट्टान उठाई और जमीन पर हल्के से अक्षर शी उकेरा। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसकी लिखावट यथासंभव वास्तविक चीज के करीब दिखे। काम पूरा होने के बाद वह एक अन्य स्थान पर टेलीपोर्ट हो गई। उसने परम शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में 15 बार टेलीपोर्ट किया और जमीन पर खून की कुल 16 बूंदें टपका दी। उसने दूरी सिर्फ इसलिए मापी थी ताकि लॉन्ग बाई को खून की अगली बूंद की खोज में कुछ समय लगे, लेकिन इतना लंबा नहीं कि वह हार मान ले और अपनी खोज छोड़ दे। अंतिम साइट पर उसने एक संक्षिप्त संदेश उकेरा जिसमें कहा गया था कि वह कुछ महीनों में वापस आएगी। ये पता लगाने के लिए किसी चतुर व्यक्ति की आवश्यकता नहीं थी कि यह पूरा सेटअप एक प्रकार का ध्यान भटकाने वाला था, लेकिन ज़ेया क्विंग्यू को यकीन था कि लॉन्ग बाई वैसे भी इसके जाल में फंस जाएगी। शेनशी के प्रति उसके विकृत जुनून को ध्यान में रखते हुए वह 99% निश्चित हो सकता है कि यह एक ध्यान भटकाने वाली बात थी और वह अभी भी उसे प्रतिशत संभावना को जाने नहीं देगा। उसे और यूचे को बस यही चाहिए था। इस बात की पुष्टि करने के बाद कि एजो ड्रैगन भगवान ने प्रकाश गहन ऊर्जा की पहली किरण की खोज की थी और अपनी आंखों से जल्दी में छोड़ दिया था, ज़ेया क्विंग्यू अंततः पूर्ण शुरुआत के भगवान क्षेत्र से गायब हो गया। दक्षिणी दिव्य क्षेत्र दक्षिणी सागर देव क्षेत्र के पश्चिम में नान वानशेंग के महलों में से एक पर ज़ेया क्विंग्यू ने एक लड़की के रूप में देखा। यहाँ तक कि वह लगभग नान वानशेंग की निजी नौकरानियों में से एक के कपटों में एक आत्मा क्रिस्टल जमा होने का पता नहीं लगा सकी। सोल क्रिस्टल में एक संदेश था जिसमें मूल रूप से दावा किया गया था कि ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र जीवन और मृत्यु की मौलिक मुहर छिपा रहा था। हे, ये सोचने के लिए कि वे वास्तव में अपने रास्ते में आने वाले भाले को रोकने के लिए मेरा उपयोग करना चाहते हैं। हालांकि मैं निश्चित रूप से उन्हें मेरा उपयोग करने दूंगा। आखिरकार अनंत जीवन के आकर्षण का विरोध कौन कर सकता है? हा। छुपी हुई लड़की पागलों की चीख पुकार के बीच से निकल गई। ज़ेया क्विंग्यू स्वयं वहां से चली गई थी। क्या वह अफवाह वाली 7वीं चुड़ैल हुआ जिन है? वह भी अपनी बदनामी की हकदार है, ज़ेया क्विंग्यू ने खुद से फुसफुसाया। मुझे लगता है मुझे यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अपनी उपस्थिति को छुपाने की उसकी क्षमता व्यावहारिक रूप से इस दुनिया में अद्वितीय है, लेकिन वह अभी भी एक गहरी अभ्यास करता है। आमतौर पर वह स्पष्ट रूप से गहरी गहन ऊर्जा का रिसाव कर रही होगी। क्या ये अंधेरे की शाश्वत आपदा की शक्ति है जिसके बारे में वरिष्ठ शैतान सम्राट ने बात की थी? ऐसा लगता है कि उत्तरी दैवीय क्षेत्र की मुख्य शक्तियों में उनके कारण बड़े पैमाने पर बदलाव आया है। पूर्वी दिव्य क्षेत्र ऐसा कभी नहीं देख पाएगा, और ये तरीका केवल कियाने से ही आ सकता है। इससे पहले कि वह एक बार फिर गायब हो जाए, उसके चेहरे पर एक जटिल नजर उभरी। संकेत मिलने पर उसने उन छिपी हुई खदानों में विस्फोट करना शुरू कर दिया जिन्हें उसने बहुत पहले दफनाया था। इस खून से सनी तलवार को ब्राइट हॉट दायरे के राजा को दिखाओ और उसे पता चल जाएगा कि उसके सबसे छोटे बेटे का हत्यारा उत्कृष्ट सूर्य दायरे का राजा है। ये सोल क्रिस्टल लुओ चांगशेन को दे दो और वह लुओ शांगचेन को। पीछे कोई निशान मत छोड़ो।
दिव्य मार्शल क्षेत्र के राजा वू सानजुन की शर्म इसमें उकेरी गई है। इसका उपयोग उसे 3 महीने के लिए अपना दायरा बंद करने के लिए करें। उसे याद दिलाएं कि अगर इस दौरान कोई भी दिव्य मार्शल क्षेत्र से बाहर एक कदम भी उठाएगा तो हम उसकी प्रतिष्ठा को नष्ट कर देंगे। पूर्ण शुरुआत के इन 7 शहर आईवी को ले लो और उन्हें 9 प्रतिभा क्षेत्र के 7 समुद्रों में बिखेर दो। आगामी उथल पुथल से उन्हें कुछ समय के लिए व्यस्त रहना चाहिए। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अंधेरे का उनके आक्रमण का पहला कदम पूर्वी दिव्य क्षेत्र को रौंदना था। यह अविश्वसनीय रूप से सहज था, सबसे बड़े खतरे के रूप में कदम उठाते हुए। ऊपरी सितारा क्षेत्र अस्वाभाविक रूप से चुप थे। उनमें से सभी गतिहीन नहीं थे, लेकिन यह निश्चित रूप से युद्ध के ज्वार को शैतान लोगों के पक्ष में मोड़ने के लिए पर्याप्त था। जब उन्होंने अनंत स्वर्ग क्षेत्र का नरसंहार किया था, तो पड़ोसी ऊपरी तारा क्षेत्र में से एक भी उनके बचाव में नहीं आया था। हाँ, ये चिबुयाओ और यूकियानेन के कई प्रयासों का परिणाम था। हालांकि उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि इस समय उनके साथ एक तीसरी अदृश्य शक्ति काम कर रही है। यह मुख्य कारण था कि उनका आक्रमण असंभव रूप से सुचारू रूप से आगे बढ़ गया था और उनके नुकसान को लगभग असंभव न्यूनतम रखा गया था। यहाँ तक कि उनमें से सबसे बड़ा और सबसे अप्रत्याशित तत्व लॉन्ग बाय को पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में ले जाया गया था। उनके नेता की अनुपस्थिति मुख्य कारण थी कि ड्रैगन गॉड क्षेत्र नहीं, पूरे पश्चिमी दिव्य क्षेत्र ने तब भी कुछ नहीं करने का फैसला किया था जब पूर्वी दिव्य क्षेत्र और दक्षिणी दिव्य क्षेत्र दोनों गिर गए थे। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।